बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस आज हमने रीड करना है न्यू नावल। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मैंने कल भी रिकॉर्ड किया था 40 मिनट नहीं, घंटे की रिकॉर्डिंग थी ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट घंटे की थी, 40 मिनट की नहीं थी, ऑलमोस्ट घंटे की थी। और पता नहीं किधर गई। मतलब यार, मेरे सिर्फ ऑप्शन ही दो आते हैं, या तो मैं उसको पॉज कर सकती हूँ या फिर उसको वो स्टार्ट वो उसको ना एंड कर सकती हूँ। मतलब एंड पे भी ये नहीं होता कि वो वीडियो कैंसिल हो जाएगी, बल्कि वो जो दूसरा आइकन है ना, उसको प्रेस करने से वीडियो ना जितने भी है वहीं पे स्टॉप का बटन है, स्टॉप होके सेव हो जाती है। तो जब आपने घंटा बोला हो एक चीज़ को और वो चीज़ कैंसिल हो जाए, तो फिर मेरे दुख और गुस्से का एंड लेवल आप लोग समझ सकते हैं। मैं दोबारा रिकॉर्ड करने की पोजीशन में ही नहीं थी। आगे मुझे कल मेरी तबीयत भी वैसी थी, ऊपर से काम पे काम, काम पे काम। कल मैं 8 बजे की उठी हुई थी और मुझे रात 2 बज के 8 बजे नहीं, खैर 8:30 पौने 9 की उठी थी और ना रात 9 बज गए। और फिर बीच में यह हादसा हो गया। मेरा तो दिल कर रहा था मैं ना पकड़ के फ़ोन तो नहीं तोड़ सकती थी क्योंकि फ़ोन नंबर नहीं आना, दूसरा शेर ही खोल दा। तो खैर, अब मेरे लिए इसको दोबारा से रिकॉर्ड करना भी एक मुश्किल काम है, लेकिन चले मुश्किलों से खेलते हैं। आए चलते हैं नावल की तरफ। जोनाश जोनाश उज़्मा के लबो लहजे में बरहमी थी, सख्ती थी, ज़माने भर के साथ बेजारियत भी थी, मगर ड्राइंग रूम में मेहमानों की मौजूदगी की वजह से आहिस्तगी भी थी। जीत आई अम्मी। जोनाश देरी से किचन से बाहर आई। उज़्मा ने इसके दोनों हाथ देखे जो खाली थे। इसका चेहरा देखा, अभी भी मेरे सामने खाली हाथ चली आई हो? 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। उज़्मा की आवाज़ में तेज़ी आई, मगर ड्राइंग रूम के दरवाजे के जाने देखा, फिर आवाज़ को धीमा कर लिया। बस तायमी, सब तैयार है। असल में कबाब डीप फ्रीज़र थे तो बस मुझसे ज़रा बहस करने की ज़रूरत नहीं। अब जाओ जल्दी से नाश्ते की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में लेकर आओ। उज़्मा बुरी तरह झाड़ती हुई इसको वापस पलट गई। जोनाश का दिल वैसे ही उज़्मा से बात करने पर सहमत था। अब ज़रा वो चीख के बात करें तो जैसे अभी इसके खड़े खड़े इसके जिस्म से रूह ही निकल जाए। वो उज़्मा के हुक्म की तामील करती हुई जल्दी से किचन में आई और इससे पहले कि वो फिर से आ जाए, जोनाश ने जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दिया। नाश्ते की ट्रे रेडी हो चुकी थी। वो ट्रे लिए किचन से बाहर आई। वो ड्राइंग रूम के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि दरवाजे की चौखट पर किसी ने अपनी मजबूत हथेली धर के इसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। जोनाश ने सुरमई कांच उठा के आने वाले इस शख्स को देखा। वहाँ अफजल खड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अफजल भाई। जोनाश ने झट से सलाम किया, मगर अफजल के चेहरे पर लिखी हुई तहरीर नहीं पढ़ सकी। अफजल ने हल्के से सर को जंबिश दी और वो गौर इसकी तैयारी देखने के बाद हाथ में पकड़ी नाश्ते की ट्रे देखी। क्या बात है, इतना ख़ास एहतमाम किस लिए? लबो लहजे में नहीं, चेहरे पर भी नहायत संजीदगी के रंग थे। पहले तो जोनाश झैम की, क्योंकि वो खुद लाइलम थी। उस्मा ने उसको तैयार होकर नाश्ते की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में क्यों बुलवाया? पता नहीं अफजल भाई, ताइमी ने कहा कुछ मेहमान आ रहे हैं तो मैं थोड़ा एहतमाम कर लूँ। जोनाश ने सर को झुका लिया। और मुझे इस नाश्ते की ट्रे के एहतमाम से ज़रा तुम्हारी तैयारी का एहतमाम लग रहा है। अफजल ने तंजिया नज़रों से उसका चेहरा देखा। इसे लाइट से मेकअप ने मजीद निखारा था, मगर जोनाश कुछ नहीं बोली और उसकी खामोशी को अफजल तेज़ नज़रों से देखता हुआ ड्राइंग रूम का दबेस पर्दा खिसका के अंदर झांकने लगा। अंदर 2 ख़वातीन और साथ में एक 30-35 साल लड़का बैठा था। अफजल की समझ में सब आ गया। चेहरे पर नागवारियत के रंग मजीद गहरे हो गए। तुम जाओ, मैं ट्रे खुद अंदर ले जाऊँगा। अफजल ने जोनाश से नाश्ते की ट्रे ली। जोनाश ने ना समझी की कैफियत में अफजल को देखा और फिक्र भी हो गई। उस्मा फिर क्लास लेंगी। और हाँ, जोनाश आने लगी कि अफजल ने फिर से पुकारा। जोनाश पलट कर देखने लगी। इस तरह हर किसी के सामने मुंह उठाकर मत आ जाया करो। अब जाओ, मेरे लिए खाना गर्म करो, मैं आ रहा हूँ। अफजल ने नागवार नज़रों से देखा और ड्राइंग रूम में आ गया। जोनाश का दिल बैठा जा रहा था। अभी नहीं तो उस्मा कल इसको ज़रूर सुनाएगी। दादू, बस ये आखिरी गोली है। मिशेल ने दादू के मुंह में गोली डालकर पानी का ग्लास होंडे से लगा दिया। थक गई हूँ मैं दवाई खाते खाते, दादू ने बेजारियत से कहा था। मगर दादू, ये ज़रूरी तो है ना आपकी सेहतयाबी के लिए। मिशेल ने ग्लास टेबल पर रखा और खुद इनके कदमों में बैठ गई और इनके पाँव का मसाज करने लगी। ये भी यकीनन डॉक्टर अजलान ने कहा होगा, दादू ने मुँह बनाकर कहा। इसी असना में डोरबेल बजने लगी। मिशेल ने वॉल क्लॉक देखी, जहाँ छोटी घड़ी का हिंसा 6 का टाइम बजा रहा था। ये लीजिए, आपने डॉक्टर अजलान को याद किया और वो हाजिर। मिशेल मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। रुको, पहले मुझे मेरे बेडरूम में ले जाओ। डॉक्टर अजलान अगर मेरा पूछे तो कह देना मैं सो गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है फिजियोथेरेपी। दादो, मिशेल के लबो लहजे में तनबीह थी। आप जानती हैं ना कि फिजियोथेरेपी कितनी ज़रूरी है आपके लिए। डोरबेल फिर से बजी थी। मिशेल ने गर्दन का रुख मोड़ के दरवाजे को देखा। पहले मैं दरवाज़ा तो खोलूँ। मिशेल ने दरवाज़ा खोला, जहाँ डॉक्टर अजलान के साथ फिजियोथेरेपी करने वाली सिस्टर खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजलान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मिस मिशेल? डॉक्टर अजलान के चेहरे पर वही नरम मुलायम मुस्कुराहट थी जो हमेशा से इनका खासा रही है। अच्छी हूँ, लेकिन अंदर का मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है। मिशेल का इशारा डॉक्टर अजलान की अच्छी तरह समझ के इनकी मुस्कुराहट मजीद गहरी होगी।
कोई बात नहीं, अब तो आदत हो गई। ठीक कहते हैं, आए अंदर प्लीज़। वो तीनों अंदर दाखिल हुए। मिशेल मिशेल, दादू आवाज़ें देने लगी। अस्सलाम वालेकुम दादो। डॉक्टर असलान इनकी व्हीलचेयर के बराबर में खाली चेयर पर विराजमान हो गए। कैसी हैं दादो? वैसी हूँ, इन्होंने कुछ इस अंदाज से कहा कि डॉक्टर असलान के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। मैं रोज़ रोज़ ये दवाइयाँ और एक्सरसाइज कराते कराते थक गई हूँ, मेरी मानो तो आज ये एक्सरसाइज रहने दो। मगर दादो, क्या आप नहीं चाहती कि जल्दी से सेहतियाब हो जाए, अपने पैरों पर चलने लगे, इस व्हीलचेयर से जान छूट जाए और इससे भी बेहतर आपकी बीनाई ठीक हो जाए, आप देखने लगे, फिर मिलकर मिशेल के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखेंगे। डॉक्टर असलान ने मलामत भरी नज़रों से इस प्यारी सी लड़की को देखा। अच्छा फिर? इसके बाद मिशेल ने डॉक्टर असलान को वार्न नज़रों से देखा। इसके बाद क्या, तुम्हें यहाँ से चलता करूँगा और मैं दादो को अपने साथ घर ले जाऊँगा? बड़ी दूर तक दी सोची है। वाह वाह। मिशेल ने ताली बजाई। क्या प्लानिंग है? मगर सुन ले, मैं अपनी दादो को अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाली। इसका अंदाज़ हतमी सा था। सिस्टर आज ऐसा करें, रहने दे, दादो का मूड नहीं है एक्सरसाइज करवाने का, कल हो जाएगी। डॉक्टर असलान ने काफ़ी देर से इंतज़ार करती सिस्टर को देखा। जी बेहतर सर, फिर मैं कल आ जाऊँगी। वो चली गई थी। हाँ तो हम कहाँ थे? डॉक्टर असलान ने सोचती नजरें मिशेल के चेहरे पर डाली। हम कहीं भी नहीं थे, आप कोई भी फजूल बात से परहेज़ कीजिए, मैं आपके लिए चाय के साथ कबाब तल के लाती हूँ। देख लिया तुमने असलान, ये यही करती है, जहाँ शादी का जिक्र छेड़ा फ़ौरन बात को गोलमोल कर देती है। दादो ने संजीदगी से असलान से शिकायत की थी। वो इसलिए दादो ताकि आप अकेली ना रह जाए। मगर मिशेल आप भी सुन लें कि आपको दादो की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शादी के बाद दादो को मैं अपने फ्लैट पे ले जाऊँगा और फिर हानिया भी तो है। अच्छा। मिशेल का कहने का अंदाज़ कुछ इस तरह से था कि जैसे कह रही हो कि हानिया अपने अपार्टमेंट में एक मामूली मक्खी तक बर्दाश्त कर नहीं सकती। कदा के दादो। डॉक्टर असलान की शर्मिंदगी से आंखें झुकी। अरे असलान बेटा, कल रात भी कोई बात हुई थी? दादो को एकदम से कुछ याद है। नहीं तो दादो, खैरियत? रात हानिया की बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो असल में दादो, डॉक्टर असलान की समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, क्योंकि ये तो असलान के घर की रोज़ की कहानी थी। अरे दादो, आप भी क्या लेकर बैठ गई? डॉक्टर असलान, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। मिशेल ने इनको मुश्किल से निकाला। नहीं मिशेल, फिर कभी सही। डॉक्टर असलान खड़े हो गए। डॉक्टर साहब 2 मिनट में बन जाएगी। मिशेल को अच्छा नहीं लग रहा था कि डॉक्टर असलान आए और ऐसे बगैर कुछ खाए पिए जा रहे हैं। एक्चुअली मुझे कहीं और भी पहुंचना है, मैं तो भूल ही गया था कि इंशाल्लाह फिर कभी पी लूँगा। बता देर वहाँ रुकना नहीं चाहते थे कि कहीं दादो कोई सवाल ना कर ले। और चलें, जैसी आपकी मर्ज़ी। मिशेल के चेहरे पर लिखी तहरीर पड़ चुकी थी। वो भी नहीं चाहती थी कि डॉक्टर असलान किसी मुश्किल में पड़े। चल फिर जान दे उन्हें। दादो, क्या ज़रूरत थी आप डॉक्टर असलान से बात बोलने की? मिशेल दरवाज़ा बंद करके वापस दादो के पास आ बैठी, अंदाज में तनबी थी। लो, मैंने भला क्या कह दिया? यही कि कल रात आपके घर से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, तो इसमें क्या बुराई वाली बात की है? ये तो रोज़ का ही मसला है। मैं भी तो ये कहना चाहती हूँ कि दादा, ये इन लोगों का निजी मामला है। रोज़ाना हानिया भाभी किसी न किसी बात को लेकर चीख रही होती है, मगर हमें क्या ज़रूरत है डॉक्टर असलान भी जाहिर करने की कि हमें आपके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती है? ओफो मिशेल, गलती होगी, माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगी बात। दादो ने नाराज़गी से कौर मुँह फुला लिया। मिशेल को हंसी आ गई। सच्ची है, बहुत प्यारी लग रही है। वो हंसती हुई उठी और दादो को पीछे से शानों पर गले का हार बनाकर इनके रुखसारों पर प्यार कर लिया। हटो यहाँ से, पहले डांटती हूँ फिर प्यार भी जताती हूँ। दादो ने मसनूई गुस्से और हंसी के मिले जुले तासरात लिए इसके हाथों पर अपना हाथ रखा। सॉरी बस। इसने एक बार फिर से दूसरे रुखसार पर प्यार किया। अच्छा बस, अब मैं भी थक गई हूँ, मुझे मेरे कमरे में ले चलो। ओके। मिशेल इनकी व्हीलचेयर अपने और दादो को मुश्तरका रूम में ले जाने लगी। डॉक्टर असलान से मिशेल और दादो की कोई पर्सनल या ख़ानदानी रिश्तेदारी हरगिज़ नहीं थी। इत्तेफाक से जब वो इस अपार्टमेंट में दादो को लेकर आई तो डॉक्टर असलान भी अपनी वाइफ हानिया के हमरा सामने वाले अपार्टमेंट में आए थे। इस दिन दादो की अचानक तबीयत खराब बिगड़ गई थी। वो सही मानों में घबरा के रह गई थी। कुछ समझ में नहीं आया था, इसलिए इस दिन बिना कुछ सोचे समझे वो डॉक्टर असलान के दरवाजे पर पहली बार आई थी। आर यू ऑल राइट? इस प्यारी सी घबराई सी लड़की को देखकर असलान ने पूछा। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी दादो की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है। वो लड़की पूरी तरह कँपा रही थी, चेहरे पर जैसे किसी कीमती और नायाब शय के खो जाने का डर हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो। ओके आप चलें, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। डॉक्टर असलान जल्दी से अपना एड बॉक्स लिए आए थे और फिर डॉक्टर असलान का इस तरह यहाँ आने का सिलसिला जैसे बंद सा गया। 6 माह से ज़्यादा का अर्सा हो गया तो इस दौरान डॉक्टर असलान की वाइफ यहाँ कोई 3 से 4 बार ही आई होंगी। हानिया को देखकर मिशेल को पहले तासुर यही पड़ा कि हानिया एक नकचड़ी, बदमजाज, मगरूर और घमंडी किसी अमीर बाप की बिगड़ी ज़िद्दी बेटी है। कभी कभी तो मिशेल को बड़ी हैरत होती कि इन दोनों की ये मोहब्बत और पसंद की शादी है। कहाँ डॉक्टर असलान नरम मुलायम मजाज के, धीमी गुफ्तगू, दोस्ताना तबीयत के मालिक, और इनके बरक्स हानिया इस कदर मुख्तलिफ। डॉक्टर असलान की सिर्फ सीरत ही खूबसूरत नहीं थी, वो हुस्न खूबसूरती और वजह तो कमाल की भी खूबसूरत है। लंबे चौड़े असलान की वजह तो खूबसूरती के आगे हानिया ऐसी इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगती, मगर बुरी भी नहीं लगती थी। कभी कभी मिशेल खुद भी सोचती कि आखिर डॉक्टर असलान को ऐसा क्या पसंद आया हानिया में कि अपनी ज़िंदगी में शामिल कर बैठे, मगर फिर अपनी फजूल सी सोच को झटकने देगी। लेकिन कुछ सोचा लगा जो वो दोनों साथ हैं, डॉक्टर असलान हानिया की इतनी तेज़ तरारी, इतनी बदतमीज़ी के बावजूद इस रिश्ते को निभा रहे हैं, पूरी तरह इंसाफ करें अपने रिश्ते के साथ, तो वो शायद अपनी ज़िंदगी से खुश और मुतमिन है। हो सकता बेचारे ने चित्रो चित्री होने की आदत पै गई होवे।
अस्सलाम वालेकुम। अज़ल आज 7 बजे ऑफिस से आया था। तख्त पर बैठी उस्मा ने नहायत मोहब्बत भरी नज़रों से अपने लखते जिगर को देखा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो। अम्मी भूख लग रही है, आज खाना कैसा बना? अफजल वहीं तख्त पर उस्मा के पास आ बैठा, टाई की नॉट ढीली किए दोनों आस्तीन फोल्ड करने लगा। बस सब तैयार है, तुम जाकर मुँह हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जोनाश, अफजल को कहते के साथ इन्होंने जोनाश को आवाज़ लगाई। जीत आई अम्मी। जोनाश भागी भागी किचन से बरामद हुई। अफजल के लिए जल्दी से खाना निकाल कर टेबल पर रखो। जो मिठास और चाशनी उस्मा के लबो लहजे में अफजल के लिए थी, इस वक्त जोनाश के लिए कतई मकबूल थी, जिसका जोनाश को होश संभालते दराक हो चुका था, मगर सबक से वह परी कह सकती थी। बस टाइम ही रोटी बना लूँ जल्दी से। डरते डरते इसने उस्मा को देखा। क्या 7 बजने को है और अभी तक रोटी भी तैयार नहीं की तुमने? उस्मा ने ठीक ठाक छाट पिलाई थी। अफजल जो बेसन की जाने बढ़ रहा था, गर्द घुमाकर जोनाश का डरा डरा सहमा हुआ चेहरा देखने लगा। तुम जाओ और रोटी बनाओ जब तक मैं हाथ मुँह धो रहा हूँ। जी। जोनाश ने उस्मा का करख्त चेहरा देखा। एक थे उस्मा पढ़ के ना अरीज मैंने तो वाली उस्मा याद आ रही। अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उस्मा की ज़ोरदार डांट पर वह 2 फुट ऊंची उछली थी और जल्दी से किचन की डाली। जोनाश ने जल्दी जल्दी हाथ चलाना शुरू कर दिया, डरो खौफ से जैसे इसकी जान निकली जा रही थी। और इसी जल्दबाजी का नतीजा ये निकला कि अपना हाथ जला बैठी। आह! दर्द की शिद्दत से इसकी गुलाबी रंगत में सुर्खी घुल गई थी। सुरमई का आँच पानी से भर गए। जोनाश! अफजल इसी वक्त किचन में दाखिल हुआ। ये सब इसकी नज़रों से पोशीदा नहीं रह सका। वो तेजी से जोनाश के पास और इसका जला हुआ हाथ पकड़ लिया। पागल हुई हो क्या? देख कर काम नहीं कर सकती हो? अफजल इसको किचन से बाहर ले और सोफे पर बिठाया। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि अपना हाथ छुड़ा सके, मगर अफजल हाथ मजबूती से थाम रखा था। अफजल ने, खैरियत तो है अफजल भाई, हुआ क्या? तैयब अभी भी कोचिंग से आया था। अफजल के फिक्रमंद चेहरे पर जोनाश के आंसू से तर चेहरे पर जब इसकी नज़र पड़ी तो परेशान सा वहीं चला है। उस्मा भी तख्त से उतर कर वहाँ चली है। तैयब जल्दी से मेरे ड्रेसिंग रूम की दराज में से नंबर 9 लेकर आओ। इस बेवकूफ़ लड़की ने अपना हाथ जला लिया। मगर इन लोगों की बनिस्बत वो भी खुद पर उमरा की गुस्सावर निगाहें महसूस कर सकती थी। वो अच्छी तरह समझ सकती थी कि असल गुस्सा ही ने किस बात पर है, मगर वो भी क्या करती, वो किसी तौर पर भी अफजल से अपनी कलाई छुड़ा नहीं पा रही थी। तैयब अफजल के कमरे से बरनौल ले आई। इसे भी बहुत अफसोस हो रहा था कि जोनाश का अच्छा खासा हाथ जल गया था। इसने कुरत और जोनाश में कभी कोई फ़र्क नहीं रखा था। जैसे इसके लिए कुरत अजीज़ थी, वैसे दर्जा वो जोनाश को भी देता था। मगर वो अफजल के जज्बातों महसूसात भी जोनाश के लिए क्या थे, सब जानता था। ओह, मामला गड़बड़ है। वो इस वक्त समझ सकता था कि अगर जोनाश का हाथ जला तो सबसे ज़्यादा दर्द और तकलीफ अफजल को हो रही होगी। अफजल ने जल्दी से जोनाश की गुलाबी कलाई एहतियात से पकड़ इसके जले निशान पर बरनौल लगाया, जहाँ अब सुरख सा निशान पड़ गया था। मैं को इतना भी भूखा नहीं था कि जो मेरी रोटी बनाने के चक्कर में अपना इतना हाथ जला लिया। अफजल ने फहमाशी नज़रों से इन भीगी सुरमई आंखों में झांका, जहाँ दर्द के साथ साथ नागवारियत भी थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इसका अहमियत देना जोनाश को इस कदर बुरा लग रहा होगा, और वाकई उस्मा का बस नहीं चल रहा था कि अभी इसी वक्त जोनाश का गला दबा दे। अब क्या यहीं बैठी रहोगी? हाथ तो जला लिया, काम तो होगा नहीं। जाओ यहाँ से अपने कमरे में। उस्मा की बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया। वो ता देर ये बदसूरत मंजर नहीं देख सकती थी। जी ताई अम्मी। जोनाश फ़ौरन खड़ी होगी और जल्दी से अपने कमरे की जानिब रुख किया। अम्मी जूनी की बहुत ज़्यादा जला। तैयब को इस तरह उस्मा का झिड़कना खास पसंद नहीं है। अच्छा बस खामोश रहो, कोई इतना ज़्यादा नहीं जला, सब काम ना करने के बहाने ही लें। उस्मा ने तैयब को गुस्से से जवाब देते हुए जोनाश के बंद दरवाजे को घूरा था। जैसे वहाँ जोनाश खड़ी और वो अभी से साबित सालम निकल जाएंगी। तुम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं खुद रोटी बना कर लाती हूँ। वो महारानी तो जाने कितने दिन जले हाथ का सोग मनाती रहेगी। उस्मा ने जलते भुनते हुए किचन का रुख किया। रात के 10 बजे थे। सब अपने अपने कमरे में सो गए थे, मगर एक नफूस था जो जाग रहा था, जिसकी आंखों में कोसों दूर तक नींद नहीं थी, जिसके दिल में बेचैनी और बेकरारी थी। वो किसी भी हाल में जोनाश को तकलीफ में नहीं देख सकता था। इसकी आंखों में नमी तक नहीं देख सकता था। शाम में हाथ इसका जला था, मगर जलन इसको अपने अंदर महसूस हो रही थी। आंखों में इसके आंसू थे, मगर दिल पर इसके गिरे थे। कैसी मोहब्बत, कैसा इश्क है, जिसकी मामूली सी भी चिंगारी जोनाश तक नहीं पहुंच रही थी। जिस जुनून की आग में वो जल रहा था, सुलग रहा था, इसकी हल्की सी भी तपश जोनाश के दिल को नहीं जा रही थी। नहीं जोनाश, भले ही मेरी एक तरफा मोहब्बत है, भले ही इस राह का मैं अकेला मुसाफिर हूँ, मगर ये तो तय है कि तुम्हें हर हाल में, हर सूरत और हर कीमत में मेरे हम कदम होना पड़ेगा। जिस मोहब्बत और प्यार की जोत मेरे अंदर जली है, वही जोत तुम्हें भी अपने दिल में जलानी होगी। वो खुद से हम कलाम होता हुआ खिड़की से नजर आते इस पूरे 14वीं के चांद को तक रहा था, और इस फैसले पर मोहर सबत करता हुआ अपने बेडरूम से निकला और जोनाश के रूम की जानिब इसके कदम बढ़ गए। नहायत आहिस्ती से इसने दरवाज़ा खोला और इसी आहिस्ती से दरवाज़ा बंद भी कर दिया। अफजल जलता हुआ इसके बेड के पास आ खड़ा हुआ। वो नाजुक अंदाम सा पैकर करवट लिए इसकी बेपनाह मोहब्बत से अनजान बेखबर अपनी दुनिया में थी, या फिर जान के नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। मगर मेरी जान, ज़्यादा दिन तक ये नहीं चलेगा। अफजल अपनी जज्बात की रूह में बहता इसके करीब बैठा था और नाजुक सी गुलाबी कलाई थाम ली, जिस पर अभी भी बरनौल की खुशबू थी। जोनाश साहट इस लम्स पर जैसे नींद में भी काम कराएगी, इसकी नींद टूट चुकी थी। इसने गर्दन घुमाकर देखा तो अपने बिल्कुल करीब अफजल को मौजूद पाकर बुरी तरह सटपटा कर रह गई और एक झटके से उठकर बैठी थी। ध्यान
सबसे पहले अपने दुपट्टे की जानिब किया, साइड में से दुपट्टा उठाया और सीने पर डालकर दूसरी साइड से नीचे उतरी। आप यहाँ क्यों आए हैं? अफजल इसके घबराने पर मुस्कुरा दी और खड़ा होकर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत कदम दबे कालीन पर धरता हुआ इस तक पहुंचा था। तुम्हारे हाथ देखने, दिखाओ तो ज़रा। अफजल ने इसकी कलाई थाम ली थी। खबरदार अफजल भाई, जो आपने मुझे छुआ भी तो। सुनाश ने एक झटके से अपनी कलाई इसकी मजबूत आहनी हथेली से छुड़ाई, मगर जिस झटके से सुनाश ने अपनी कलाई अफजल की हथेली से छुड़ाई थी, इससे कई ज़्यादा जोरदार झटके से अफजल ने इसको बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। सोनाश अपना तवाज़ुन संभाल ना पाई और अफजल के चौड़े व सीने पर से बुरी तरह टकराई। क्यों नहीं समझती हो कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ? तुम मेरा जुनून, मेरा इश्क हो, मेरा पहला और आखिरी सच्चा प्यार हो। आखिर क्यों तुम्हारे दिल तक मेरी आवाज़, मेरी बेकरारी की आँच नहीं पहुँच पा रही? अफजल ने इसकी सुरमई कांच में अपने ब्राउन कांच काट दिए। छोड़े मुझे, शर्म आनी चाहिए आपको मुझसे ऐसी वाहियात और घटिया गुफ्तगू करते हुए। जोनाश खुद को इसकी मजबूत बाहों से छुड़ाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी, मगर इसकी हर मज़ाहमत नाकाम साबित हुई। फिक्र मत करो मेरी जान, आज तुम्हें मेरी गुफ्तगू वाहियात और घटिया लग रही है, मगर कल तुम ही ऐसी गुफ्तगू का दम भरोगी और ऐसा कभी नहीं होगा। ये आपका अपना फरसूदा ख्याल है। छोड़े मुझे। पूरी ताकत लगा दी थी इसने अपने बचाव के लिए। यकीन करो, जब तुम इस तरह करती हो तो मुझे मज़ीद तुम पर प्यार आता है। जी करता है कि क्या बेहूदगी है। इससे पहले कि वो अपना जुमला मुकम्मल करता, जुनाश ने तेरी से इसकी बात काट दी। सही मानों में इसके असाब झंझना उठे थे। जुनाश के चेहरे पर बिखरी लाली ने अफजल को मोहतात कर दिया और नहायत ही आहिस्तगी से इसने खुद से इस परिवेश को अलग कर दिया। तुम वाकई बहुत मासूम हो। मेरे दिल ने तुम्हारा इंतखाब ऐसे नहीं किया। अफजल भाई, आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना मैं शोर मचा के ताइम्मी को बुला लूँगी। सख्त जहर लग रही थी इसे अफजल की बातें। चैलेंज कर रही हो मुझे? अफजल ने पुरशौक नज़रों से भरपूर अंदाज से इसके नाजुक अंदाम ज़रापे का जायज़ा लिया और अफजल के इसी अंदाज से देखने पर वो खुद में सिमट कर रह गई। दिल जैसे पहलू से निकलकर बाहर आ जाएगा। चलो अच्छा है, तुम शोर मचाकर अम्मी को बुला ही लो। जो काम जाने कितने दिनों बाद होना है वो आज ही हो जाए। मुझसे अब ये दूरी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती। शरई और कानूनी कार्रवाई के तहत मैं तुम्हें हरे इस फूलों जैसे नाजुक वजूद को अपने मजबूत खुशबू भरे हसार में कैद करना चाहता हूँ। वो खुद भी नहीं जानता था कोई इस पल क्यों इतना शौक हो रहा है, क्यों बातों को तूल दे रहा है, क्यों नजर चाहती कि जुनाश इसकी नज़रों के सामने रहे, इसका नाजुक अंदाम वजूद खुशबुओं की तरह इसके आसपास बिखरा रहे। शर्म तो वाकई आपको नहीं आती, मुसलसल मुझसे फजूल कोई करे। नफरत होने लगी मुझे आपसे। जुनाश ने नफरत से अपने चेहरे का रुख ही मोड़ लिया। अफजल ने खामोश नजर इस पर डाली, फिर इसकी मरमरी कलाई थाम कर अपनी सख्त तरफ खींची। वो किसी नाजुक सी टहनी की तरह टूट कर इसके वजूद का हिस्सा बनी। तुम चाहे मुझसे कितनी नफरत क्यों ना करो, मगर ये भी सच है कि मुझे तुम्हारी नफरत से भी शदीद मोहब्बत है। और तुमने अभी मेरी मोहब्बत देखी का है, सिर्फ 2 बोल का इंतजार है। फिर देखना, तुम्हारा वजूद ही नहीं, तुम्हारी रूह भी मैं अपनी मोहब्बत से महका दूंगा। इतना प्यार करूँगा, खुद प्यार को भी खुद पर रश्क आएगा। सिर्फ इंतज़ार की चंद घड़ियाँ, इसके बाद तुम्हारा हसूल। अफजल ने बगौर सुरमई कांच में झांका। इसके पुख्ता इरादों से जुनाश की रूह तक काम करेगी। जैसा वो चाहता है ऐसा किसी सूरत मुमकिन नहीं। इसकी औकात, इसकी हैसियत इस घर में क्या हर हर पल, हर हर लम्हा बराबर कराती रहती थी। सुनाश के चेहरे पर जो तहरीर रकम है वो अफजल बआसानी पढ़ सकता है। इसका डर, इसका खौफ वो सब समझता था, मगर अभी ना वक्त है ना मौका कि इसे समझा सके या इसके डर और खौफ को अपने अंदर समेट सके। इसने झुककर जुनाश की पेशानी पर अपने होने की मोहर सबत कर दी। सिर्फ चंद लम्हे, चंद घड़ियाँ और चंद साथ इंतजार करो। और फिर वो इसको आहिस्ती से अलग करता कमरे से निकल गया। नहीं, मैं अपने आंचल से ऐसा कोई वादा वईद नहीं बांधूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ होगा वही जो ताई अम्मी चाहती हैं। जुनाश ने नहायत बेदर्दी से अपने पेशानी से इसका दहकता लमस रगड़ा था। ये लीजिए, आपकी एक्सरसाइज भी पूरी हुई। डॉक्टर असलान ने दादू को मुस्कुराते देखा और फिर सिस्टर को जाने का इशारा किया। और ये लीजिए आप डॉक्टर साहब। मिशेल नाश्ते की ट्राली घसीटती हुई ले आई। इस दिन तो आप बगैर कुछ खाए पिए चले गए थे, इसलिए आज मैं आपसे बिना इजाज़त लिए खुद ही चली आई, ये चाय और स्नैक्स लेकर। मिशेल ने ट्राली से खाली प्लेट में कबाब के साथ कुछ फिंगर चिप्स भी रखी और प्लेट डॉक्टर असलान की जाने बढ़ा दी। इन सब तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? मिशेल, मैं कोई यहाँ कोई मेहमान थोड़ी हूँ। डॉक्टर असलान ने मिशेल से प्लेट ली, मगर इसे ये भी अच्छा नहीं लगता था कि बिला वजह मिशेल को सारा तरद्दुद करना पड़े या इसके लिए परेशान होना पड़े। नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने घर का मेहमान कम और बेटा पोता ज़्यादा मानती हूँ। तुम जिस तरह हमारा ख्याल करके अपने कीमती वक्त में से मुझ बीमार औरत को टाइम देते हो, बहुत बड़ी बात है। दादू ने डॉक्टर असलान की सोच और बात की फ़ौरन नफ़ी किया। अब आप ये कहकर मुझे शर्मिंदा करिए दादू। अगर आज मेरी दादू होती तो यकीनन आपकी तरह होती। डॉक्टर असलान को अपनी सोच पर शर्मिंदगी से महसूस हुई। अब आप शर्मिंदगी से परहेज़ करें और कबाब खाकर बताएं कैसे बने। मिशन ने इसके चेहरे पर शर्मिंदगी की तहरीर पढ़ ली थी। ये बात तुमने ठीक की, पहले कबाब खाते। डॉक्टर असलान ने चमचे से कबाब का एक बाइट मुँह में रखा। कबाब चमचे ना कौन खांदा, ये बंदा हाथ ना खा लवे या फोर्क ना खा लवे। बहुत मज़ेदार, थैंक्स। मिशेल ने मुस्कुरा के डॉक्टर असलान को देखा, फिर दूसरी प्लेट में दादू के लिए कबाब निकाल कर आराम आराम से इनको खाने लगी। असलान बेटा एक बात करनी थी। जी दादू, हुक्म कीजिए। डॉक्टर असलान ने प्लेट वापस ट्राली में रख दी, बस मिशेल खा लिया। दादू ने मिशेल का भी हाथ रोक दिया था। दादू पूरा तो खाएं, अभी आधा ही खाया, बस बच्चे घबराहट हो जाएगी। चलें ठीक है दादू, थोड़ी देर बाद खिला दूँगी। मिशेल ने प्लेट ट्राली में रख दी। अरे डॉक्टर साहब, आपने क्यों हाथ रोक लिया? नहीं मिशेल, अब बस सिर्फ चाय दे दो।
मिशेल को देखने के बाद इसने दादो को देखा था। जी दादो, आप कुछ कह रही थी। बेटा, तुम्हारे हॉस्पिटल में अगर कोई अच्छा सा लड़का अपनी मिशेल के लिए, तो देखो बेटा, मैं जल्द से जल्द मिशेल के फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहती हूँ। अजलान को चाय देती मिशेल ने अजलान को तनबीही नज़रों से देखा। अजलान को मिशेल के हाथ से चाय का कप लिया और सर को नफ़ी में इधर उधर घुमाया। लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट थी। दादो, अभी एक डॉक्टर दुबई से यहाँ आया हुआ है, बहुत अच्छा और मिलनसार है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो अगर तुम्हें अच्छा लगा तो देरी किस बात की, हम कल ही से डिनर पर बुलाते हैं। अजलान बच्चे, जितनी जल्दी हो सके तुम ये रिश्ता करवा दो, मैं तुम पर अल्लाह के बाद भरोसा करती हूँ। अगर तुमने कहा तो यकीनन डॉक्टर अच्छा होगा। दादो के चेहरे पर दस से खुशियों से भरी रोशनी झिलमिलाने लगी थी। इनका बस चलता तो अभी और इसी वक्त निकाह के दो बोल पढ़ा के मिशेल को रुखसत कर देती। धीरज दादो, क्या हुआ आपको? आप तो हथेली पर सरसों जमाने की लगी। मिशेल ने दादो को शिकायती नज़रों से देखने के बाद डॉक्टर अजलान को घूरा, जिस पर बहौले से हंस दिया। तुम अब चुपकी बैठी रहो, इस पर तुम्हारी ना मैं एक नहीं सुनूंगी और ना ही एक भी चलने दूंगी। इन्होंने मिशेल को डपट दिया। ठीक है, मत सुनिएगा, फिलहाल आपकी मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज अदा कर लीजिए, फिर डॉक्टर साहब से तफसील से इस दुबई से आए डॉक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। दादो के नाना करने के बावजूद वो इनकी व्हीलचेयर घसीटती कमरे में ले गई और वापस आई तो डॉक्टर अजलान चाय पीने के साथ मुस्कुरा भी रहे थे। आज बहुत मुस्कुराहटे बिखेरे हैं। मिशेल ने सोचा भी अच्छी खासी क्लास ले ही ले ताकि दोबारा वो कोई रिश्ता न बताए। अगर तुमने चाय पी ली और बातें ख़त्म हो गई हैं तो घर का रास्ता मालूम है? हानिया की तंज में डूबी आवाज़ पर मिशेल ने चौंक कर देखा। अस्सलाम वालेकुम, आइए ना अंदर। मिशेल ने फ़ौरन मेहमान नवाजी का हक अदा किया। हानिया ने मिशेल को बुरी तरह नज़रअंदाज किया और असलान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर संजीदगी के वाज़ेह रंग नुमाया थे। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। असलान ने हानिया के इस तरह मिशेल को नज़रअंदाज करना नोट कर लिया था। इसे बुरा तो बहुत लगा, मगर हानिया से बहस करना बेकार था। भलाई इसी में थी क्यों, इसी में है कि वो यहाँ से उठ जाए, क्योंकि हानिया को तमाशा लगाते देर नहीं लगेगी। दादो सो चुकी थी, मगर इसकी आंखों से नींद को सो दूर थी। इन हिरनी आंखों में आज बहुत सारी परेशानियाँ फ़िक्रें पोशीदा थी, जो आज वाज़िया मुजस्सम बनी इसके सामने खड़ी थी। अभी तक तो सब एक मजाक चल रहा था, वो टाल रही थी, मगर शायद ज़्यादा टाइम तक इसकी मनमानी नहीं चल सकती। और आज डॉक्टर असलान जिस रिश्ते का जिक्र कर रहे थे दादो की ज़ोर ज़बरदस्ती पर, कल वही ये रिश्ता घर भी ला सकते हैं। दादो की ख्वाहिश पर शायद वो ज़्यादा अरसा बंद नहीं बांध सकेगी। दुबई से अब डॉक्टर ज़रूरी नहीं कि इसे शादी करके इसके साथ यहाँ रहे, या दुबई बिलफर्ज जाए भी तो दादो को साथ लेकर जाए। और अगर वो इसे दुबई ले भी गया तो दादो पीछे अकेली रह जाएंगी। आज तो डॉक्टर असलान बहुत वसूख से कह रहे थे कि वो दादो को अपने साथ रखेंगे, इनका ख्याल रखेंगे, मगर हानिया, वो भला हानिया को कैसे नज़रअंदाज कर सकती है? आज शाम का इसके बिहेवियर, हर सोच एक दूसरे से उलझती जा रही थी। ध्यान के किसी भी धागे का कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। इसको थाम कर उम्मीद के रास्ते पर चले और मुतमईन और पुरसकून हो जाए। बहुत बहुत सोचने के बाद इन हिन्नी आंखों की पुतलियों पर बड़े तमतराक से डॉक्टर अजलान का चेहरा ही झिलमिलाया था। सोचो का दर्द जो खुला हर गिरा खुद ब खुद खुलती चली गई। डॉक्टर अजलान, जिस मुश्किल और आजमाइश में आपने मुझे डाला ना, अब आप ही इस मुश्किल से मुझे निकालेंगे। अब आपको ही मेरी मदद करनी पड़ेगी, ना मैं कहीं जाऊँगी और ना ही दादो मुझसे अलग हो पाएंगी। क्यों जी, ऐसा भी केड़ी रॉकेट साइंस सोच ली तू? शुगर फी लबों पर अगर जहाँ भूली पुरसकून मुस्कुराहट थी, तो कुंदन रंगत पर कभी कोई परेशानी और फिक्रों के जाल बने थे। और सुना, कैसे चल रहा ऑफिस वर्क? बेटे दोनों के लिए हॉट कॉफ़ी रख के जा चुका था। अजलान के लिए शुगर पॉट में से एक चमचा चीनी निकाल के अपनी कॉफ़ी में डाली और चमचे से हिलाने लगा। अच्छा चल रहा है, अभी तो प्रमोशन हुई थी, मगर अब सोच रहा हूँ कि खुद का भी कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करूँ। अफजल ने गर्म कॉफ़ी का एक सिप लिया। अच्छा, दोनों दोस्त बड़ीज, अच्छी सोचा, बिल्कुल शुरू करना चाहिए। अजलान ने चमचा वापस ट्रे में रखा और गर्म कॉफ़ी का कप होंठों से लगा लिया। बस कुछ देर और लगेंगे, दिन और लगेंगे। और तू सुना, हानिया कैसी है? जैसी यूनिवर्सिटी लाइफ में थी ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अंदाज नहायत पुरमज़ा था, यकीन नहीं आता कि हम तीनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं। हानिया ने MBBS किया, अब तो इसका भी शक है। इस कदर वेल एजुकेटेड लड़की की सोच इस कदर सती है। अफजल के लबो लहजे पे बहुत ही हैरानगी थी। कभी कभी तो सोचता हूँ कि हानिया का इंतखाब करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतना टाइम हम लोगों ने एक दूसरे के साथ गुजारा, मगर हानिया का पहलू कभी सामने नहीं आया। हानिया हॉस्पिटल क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती? इसे जॉब करने से सख्त चिढ़ है। वो घूमना, खाना पीना, पार्टी इंजॉय करना, फ्रेंड क्लब में, यही सब इसका मुश्किल है। हानिया के लिए नहायत काट थी इसको लबो लहजे में। एक जुमला भूल गया, अफजल ने बीच में टोका। वो क्या? नासमझी की कैफियत में इसको देखा। तुझसे लड़ना झगड़ना और सबसे बढ़कर शक करना। अफजल ने संजीदा माहौल में शौकी शरारत का कंकर फेंका था। ठीक कहता तू, तो छोड़ क्यों नहीं देता? नहीं यार, हमारे ख़ानदान में इस चीज़ को नहायत बुरा समझा जाता है, इसलिए सब्र शुक्र करके इसी ज़िंदगी गुजारनी है। फिर भी यार, इसी असना में इसका फ़ोन बजने लगा। अजलान ने इसके फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र डाली, जहाँ मिशेल कॉलिंग जगमगा रहा था। 1 मिनट, अफजल को कहकर फ़ोन की स्क्रीन पर ओके करके मोबाइल कान से लगाया। हाँ मिशेल बोलो, सब खैरियत है? इसके चेहरे पर मामूली सी परेशानी को अफजल ने नोट कर लिया। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, दादू की तबीयत तो ठीक है ना? लबो लहजे से फिक्रमंदी भी ज़ाहिर थी। वो भी बिल्कुल ठीक है, बस मुझे आपसे काम है। बताएं, आप इस वक्त कहाँ हैं? अगर अर्जेंट है तो मैं घर ही आ रहा हूँ। नहीं, जो बात मैंने आपसे करनी है वो घर पर नहीं हो सकती, मुझे आपसे कहीं बाहर बात करनी होगी।
मिशेल की आवाज़ की संजीदगी में कुछ तो पूरी शरारियत थी जो अजलान से छुपी नहीं रह सकी। ओके, मैं इस वक्त होटल में हूँ। ठीक है, आप एड्रेस दें, मैं 10 मिनट में पहुँचती हूँ। कहानियाँ तो मुलाहजा करो। अजलान ने इसको अच्छी तरह एड्रेस समझा दिया और फ़ोन वापस टेबल पर रख दिया। खैरियत है? कौन था? मिशेल अजलान ने वापस अपना कॉफ़ी का कप उठाया जो फ़ोन उठाने पर रख दिया था। मिशेल कौन? अरे बताया तो था, सामने वाले अपार्टमेंट में रहती है अपनी दादों के साथ। अच्छा हाँ, तो क्या दादों की तबीयत ख़राब होगी? नहीं, इसे मुझसे कोई काम है, कोई ज़रूरी बात करनी है, वो यहाँ आ रही है। चल ठीक है, फिर मैं चलूँ? तो अपने मेहमान का वेट कर, मैं मॉल से किसी के लिए कुछ ख़रीद लूँ। अफजल खड़ा हो गया था। किसके लिए? जोनाश के लिए, इसने हल्के से छेड़ा था। जब पता है तो क्यों पूछ रहा है? अफजल के होंठों पर मुस्कुराहट दर आई इसके जिक्र से। ये भी बंद है? हैं? ये भी है? तो फिर कब बिरयानी खिला रहा है अपनी शादी की? बहुत जल्द। ओके आई वेट। और फिर अफजल वहाँ से निकलता चला गया। अजलान ने चाहते हुए अफजल को बगौर तक और दिल से इसके लिए दुआ की। दोनों एक दूसरे के हालात से बेखबर थे। अफजल की अम्मी का रवैया और बर्ताव जो जोनाश के साथ था ना तो वो अफजल की नज़रों से पोशीदा था, ना अजलान से कुछ छुपा हुआ था। मगर ये पहलू ऐसा था जिसमें अजलान कुछ नहीं बोल सकता था। ये सरासर इनका पर्सनल मामला था। अफजल अपनी अम्मी को ना सिर्फ समझा सकता था बल्कि कन्विंस कर सकता था। अपनी बहुत ही लामत ना ही सोचों में अजलान को पता ही ना चला कि मिशेल आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? जी अच्छी हूँ। डॉक्टर अजलान, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मिशेल ने बगैर वक्त ज़ाया किए बगैर तमहीद बांधना शुरू कर दी। ओके बाबा, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले ये बताओ क्या लोगी? अजलान ने पूछने के साथ वेटर को भी आवाज़ लगाई। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं वाकई इस वक्त बहुत टेंशन में हूँ। समझे, खाने पीने की कति को तलब नहीं है। मिशेल सही लम्बाइनों में झंझला के रह गई। बात वाकई सीरियस है, वरना मिशेल को इतना कभी परेशान नहीं देखा था। ओके कहो, क्या मसला है? किस बात ने तुम्हें इतना परेशान किया हुआ? अजलान पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा था। और फिर मिशेल ने जो बात की, अजलान को तो ऐसे महसूस हुआ जैसे इसकी खूबसूरत महंगे तरीन होटल की हर दर और दीवार इसके सर पर गिराई हो। ऐसा भी केड़ा बम फोड़ दिता औरत है। मिशेल, मुझे लगता है तुम अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी हो। कुछ इल्म भी है कि क्या कह रही हो? अजलान ने बहुत पुरसकून अंदाज में कहा। डॉक्टर अजलान, ना तो मैं अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी हूँ बल्कि अच्छी तरह सोच समझ कर बोल रही हूँ। मुझे आखिरी हाल यही नज़र आता है, इससे आगे के सारे रास्ते बंद हैं। जी तो चाह रहा तुम्हारे मुंह पर इतनी ज़ोर का झापड़ मारूं कि दिमाग का रास्ता खुद ब खुद खुलता चला जाए। अजलान ने गुस्से से इसको देखा था। अभी जो वो कह रही है वो जिस बात की रूह में बहक कर कह रही है, बल्कि अपनी दादों को न छोड़ने की वजह से भी कह रही है। मिशेल, ये कोई हल नहीं है। अजलान, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे हर हाल में, हर सूरत में सिर्फ आपसे निकाह करना और आज ही करना है। मिशेल की ज़िद्दी तबीयत के बारे में दादों से तो बहुत सुना था, आज तो देख भी रहा था। ये जानने के बावजूद कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ और हानिया को तुम अच्छी तरह से जानती हो। अजलान हर मुमकिन कोशिश कर रहा था इसको इसके इरादे से बाज रखने के लिए। जी, इसके बावजूद कि हानिया किस तबीयत की है, इसलिए मैं आपसे निकाह के लिए बज़िद हूँ। अजलान, कुछ भी हो जाए मगर मैं दादों को नहीं छोड़ सकती। तो कौन कह रहा छोड़ने को? डॉक्टर ना दुबई से आया है। रिश्ता अच्छा है, मैं इसको अच्छे से समझा दूंगा तो वो समझ जाएगा। वो तुम्हारे दादों को अपने साथ दुबई ले जाएगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इस मामले में आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मिशेल का अंदाज कतियत से भरपूर था। और मुझ पर इतना भरोसा करने की वजह क्या मैं जान सकता हूँ? इस छटांग पर की लड़की ने अजलान के दिमाग की सारी चोलें हिला दी थी। जो कुछ वो आने वाले वक्त में देख रहा था मिशेल नहीं देख सकती थी। सबसे बड़ी वजह हानिया। हानिया? वो कैसे? मैं समझा नहीं। उलझी नज़रों से मिशेल को देखा। ओहो डॉक्टर अजलान, अभी मैं कुछ भी समझाने के मूड में नहीं हूँ और ना ही मेरे पास ज़्यादा टाइम है। बस मुझे खुद को दादों को सेव करना और आपको आपके सारे सवालों का जवाब वक्तन फ़वक्तन खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। हमारे निकाह के बारे में आप हानिया को बिल्कुल मत बताइएगा, दादों को मैं संभाल लूँगी। शाबाश, आज ही सारी प्लानिंग की है या काफ़ी अरसे से छोटे से दिमाग में सिलसिला चल रहा है? अजलान के तंज में डूबी आवाज़ ने इसको सरता पास उलगा कर रख दिया। मगर फ़िलहाल मतलब और गर्ज इसकी थी, इसलिए मामले को बिगाड़ना बेवकूफ़ी है। ना आप इस दुबई के डॉक्टर का रिश्ता दादों को तशरीह में रख के पेश करते और ना ही मेरा दिमाग इतना चलता। इसने भी तंज का तीर फेंका जिस पर ना चाहते हुए भी अजलान आहिस्तगी से हंसती है। सच बहुत जहर लग रहे इस तरह हंसते हुए। जिस मुश्किल में आपने मुझे डाला ना, आप ही मुझे इस मुश्किल से रिहाई दिलाएंगे। बजा फरमाया मोहतरमा आपने। और अब जिस मुश्किल में आप मुझे फंसाना चाह रही हैं, यूँ समझे दहकते शोलों में धकेल रही हैं। जो हानिया को भनक भी लगी तो मेरी तरफ से तो आप इत्मीनान रखें। डॉक्टर अजलान, ये राज ही रहेगा। हाँ, आपकी खबर नहीं। मिशेल ने दोनों कंधे उचकर चेयर से टेक लगाई। अजलान सवाई घूरने कर कुछ नहीं कर सका था। कोरवीला केड़ा असर हो जाना। अफजल फ्राइसा घर में दाखिल हुआ। घर में कुछ खामोशी सी महसूस हुई। इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उस्मा शायद घर में नहीं थी। सामने सीढ़ी से कुरत उतरती नजर आई। सलाम भाई। कुरत खुशी खुशी मुस्कुराती हुई अफजल के बाजू से लगी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ब्रादराना शफकत से कहते हुए इसने कुरत के सर पर हाथ रखा। ठीक हूँ भाई। अच्छा, अभी मैं जल्दी में बाद में बात करती हूँ। अफजल इसकी हड़बोंग देख कर रह गया। खैरियत? सब इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? बैठो, अभी काफ़ी दिन बाद आई हो। भाई बराबर में रूबी के घर जा रही हूँ। अम्मी वहीं है, मुझे किसी काम से बुला। और आप तो जानते हैं ना, 2 मिनट की देरी भी अपनी शामत बुलाने के मुतरादिफ है।
चलो ठीक है तुम जाओ। कुरत के जाने के बाद इसकी मतलाशी ब्राउन निगाहें इधर उधर दौड़ने लगी, जो कि कामयाब लौटी थी। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। चाल में सरशारी सी थी तो चेहरे पर अलवही सी चमक, दिल में इसको देखने से अलग ही सरताल थी। मजबूत कदम धरता वो बिल्कुल जुनाश के पीछे जा खड़ा हुआ। आज जो शॉपिंग मॉल से लाया था वो पैंट की जेब से निकाली और नहायत आहिस्ते से छुप कर इसके गले की जीनत बना दी। और इससे पहले कि वो इस गोल्ड की चेन का हुक लगाता, जुनाश इसकी मौजूदगी पाकर एक झटके से पीछे हटी। वो गोल्ड की चेन मार्बल पर गिर चुकी थी। अफजल के चेहरे पर मामूली सी नागवारी दे रही वो नजरें इस चेन पर से होती हुई सामने खड़ी जुनाश के चेहरे पर जा ठहरी थी। हद होती है बेहूदगी की भी। पता नहीं आप ऐसी जेब हरकतें करके क्या साबित करना चाहते हैं। जुनाश की गुलाबी रंगत में गुस्से की लाली बिखरी हुई थी और इस सुरमई कांच में ज़माने भर की नापसंदीदगी भरी हुई थी, जो कि अफजल को बर्दाश्त नहीं थी। जुनाश तनतनाती हुई वहाँ से जाने लगी कि अफजल ने बड़ी बेदर्दी से इसका नाजुक बाजू अपनी चौड़ी हथेली में मुकेद करके एक जोरदार झटके से इसे वापस खींचा था कि वो मोमसी गुड़िया की तरह इसके कसरती बाजू से टकराई। मेरी बर्दाश्त और सब्र का ज़्यादा इम्तहान मत लो जुनाश, इसका पैमाना लबरेज हो गया ना तो खुद ही पछताओगी। गुस्से भरी एक निगाह इसके चेहरे पर डालकर मार्बल के फर्श पर गिरी गोल्ड की चेन उठाई और जुनाश की मज़ाहमत की परवाह किए बगैर इसकी साफ शफाफ गर्दन में पहना दी। ये चेन तुम्हारी गले से उतरनी नहीं चाहिए। जुनाश का हाथ इससे पहले कि अपनी गर्दन पर जाता अफजल ने बीच में थाम लिया। क्यों मेरे पीछे पड़ गया? अल्लाह के वास्ते छोड़ दे मेरा पीछा। न चाहते हुए इसकी सुरमई आंखें पानी से भर गई। आवाज़ के फीकेपन को से अफजल को जानने में देने लगी कि आज सुबह ऑफिस जाने के बाद फिर कुछ हुआ तो फिर छोड़ दे तोरी जान। क्यों? आखिर क्यों? वो भी तो एक इंसान है, इसके सीने में भी तो दिल है जो धड़कना चाहता है। ये आंखें भी तो सपने देखना चाहती हैं, किसी के प्रीत की दीवानी होना चाहती है, किसी की ख्वाहिश, किसी की दुआ बनना चाहती है। मगर नहीं, ये सब पर इसका कोई हक नहीं। इसका कोई हक नहीं ख्वाब देखने का, किसी की ख्वाहिश बनने का और किसी की दुआओं में शामिल होने का। काश कि वो सुबह उस्मा की बातें ना सुन लेती। जो पोशीदा था वो पोशीदा ही रहता। नफरत वैसे भी वो इससे बहुत करती थी, मगर इस कदर नफरत का अंदाज़ा ना था। पल पल वो उम्र की उज़्मा की नफरत ज़दा बातों चुपती नज़रों की जद में रहती। कड़वे और दहीले तानो तशनों से इसका वजूद ही नहीं, रूह भी छलनी थी कि इस राह पर सवाए अबला पाई के कुछ नहीं। देखो हमीदा बहन, मुझे इससे कोई सरोकारी लड़का मोटा है, काला है, भैंगा, लंगड़ा, लूला, रंडवा, या कितने बच्चों का बाप है। मुझे तो जुनाश मनहूस के लिए जल्दी से लड़का दिखाओ। मैं इसी हफ्ते 2 बॉल पढ़ा के से यहाँ से दफ़ा करूँगी। मैं नहीं चाहती अफजल की सोचों के दर खुले, वो भी इसका रहनुमा बना फिरता है। मुझे अपनी औलाद बहुत अजीज़ है। मैं अपनी तीनों औलादों पर इस मनहूस लड़की का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती। वहाँ से कुछ कहा गया तो उस्मा की आवाज़ में खनक सी दर आई। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम यूँ करो शाम में बुला लो, मैं आ जाऊँगी, आज ही सारे मामला निपटा लूँगी। हाँ हाँ, मैंने कहा ना कि मुझे कोई इतराज़ नहीं इसकी पहली 2 शादियों और बच्चों पर। मेरी तरफ से डन समझो। ऐसी मनहूस लड़की के लिए भला क्या सोचना जो पैदा होते साथ ही अपने माँ बाप को खा गई, इसके बाद अपने ताया को भी नहीं बख्शा। हमीदा, मेरा दिल जानता है, 1 साल में जिस तरह मैंने 3 अमवात देखी, कलेजा मुँह को आता है। मगर क्या करूँ, खामोश हूँ। जुनाश ने दरवाजे के पास खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी। अभी इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। एक एक लम्हे में हज़ारों बार वो अपने लिए मौत मांग चुकी थी, लेकिन मौत को भी इस पर रहम नहीं आया। मौत तेरे रहम आ गई, खा लवे तो फिर अतजल्दा की बनेगा। अगर कहो तो मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूँ। अजलान और मिशेल अपने अपने अपार्टमेंट्स की सीढ़ियों पर खड़े थे। अजलान ने इस गंदमी रंगत वाली नाजुक सी लड़की को देखा। नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी। अलविदाई मुस्कुराहट पास करती वो अपने अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलने लगी। पलक झपकते अंदर गायब हो गई। अजलान ने गहरी सांस ली, डोरबेल पर हाथ रख दिया। आ गई मिशेल। दादू ने इसकी खुशबू और आहट से इसकी आमद का अंदाज़ा लगा लिया। अजलान को अपने कार दी चाबियाँ नहीं है। जी दादू, मैं आ गई हूँ। मिशेल ने हैंडबैग मेज़ पर रखते हुए जवाब दिया और दादू के पास आकर बैठ गई। चले पहले खाना खाते हैं, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। वो इस लम्हे बहुत मुतमिन और पुरसकून थी। दिल के अंदर जो खदशात थे वो सब खुद ब खुद खत्म हो गए थे। सर पर लटकती शादी की तलवार से छुटकारा मिल चुका था। दिल में कहीं कुंडली मारे बैठा इसका डर कि वो दादू से जुदा हो जाए कि आज असलान की बदौलत साइल हो गया था। चलो ठीक है। दादू ने अपनी नाबीना आंखों से मिशेल को तलाशना चाहा। मिशेल खाना लेकर गर्म करके ले आई थी। दोनों ने बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया। अपने निकाह वाली बात इसने अभी इसलिए नहीं बताया कि दादू ना तो खाना खाएंगे और ना दवा लेंगी। मिशेल हर काम से फारिग होकर वो अब दादू के पास बैठी थी। कंबल को दादू के पैरों पर डाला। आज असलान को किसी दुबई वाले डॉक्टर का रिश्ता लाना था। मैं तो इंतज़ार ही करती रहेगी। दादू, अब यहाँ किसी का भी मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। अब मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। इसने दादू के गले में बाहें डालकर सर इनके नाता कंधे पर टिका दी। हाय अल्लाह ना करे, मिशेल कैसी बदशगुनी की बातें करी हो मेरी जान। हमारे पैगम्बरों की बेटियाँ इनके घर नहीं बैठी रही, हम तो फिर इनकी कदमों के खाक भी रही हैं। इन्होंने मलाइमत से समझाया। दादू, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। सच तो यह कि मैं आज निकाह कर चुकी हूँ। मैं दादू को मजीद अंधेरे में नहीं रख सकती थी। मिशेल, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, क्या बोल रही हो? शौक से दादू की नाबीना आंखें फैल गई। सच कह रही हूँ दादू, आपको छोड़कर न जाने का एक यही तरीका था मेरे पास। दूर हटो मुझसे। दादू के चेहरे पर गुस्से की तहरीर उभरने लगी। इन्होंने मिशेल के दोनों बाजू अपने गले से निकाले। दादू, मेरी बात तो सुनिए। इसने तेरी से इनके दोनों हाथ थाम लिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। मेरे अंधेपन का, मेरे अपाहजपन का खूब फ़ायदा उठाया तुमने।
इस वक्त दादो खुद को नहायत बेबस और लाचार महसूस कर रही थी। कितना कुछ सोचा था कि अपनी इकलौती पोती को कितने चाव प्यार मान से रुखसत करेंगे। चल नहीं सकती, देख नहीं सकती तो क्या हुआ, दिल की आंखों से तो मिशेल को दुल्हन बने देख सकती थी। मगर मिशेल ने इनके सब अरमानों पर पानी फेर दिया, इनकी उम्मीदों का गला घोंट दिया। खर्चा बचा लिया उन्हें। इन अदर वर्ड्स, खुदा के लिए ऐसा मत बोलिए दादो, मैंने जो किया अपनी और आपकी भलाई के लिए किया। दादो की आंखों में आंसू और चेहरे पर गम देखकर इसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी भलाई? ठीक कह रही हो तुम, इन्होंने तंज का तीर चलाया। अब ज़रा इस भले आदमी का नाम भी बता दो जो तुम्हारे साथ इस बेवकूफ़ी में शामिल हिस्सादार है। डॉक्टर असलान। क्या? दिल को ज़बरदस्त झटका लगा। बस एक यही कसर रह गई थी। मिशेल, तुमने मुझे जीते जी मार दिया। तुम जानती हो डॉक्टर असलान पहले से शादीशुदा, और चलो तुम्हें तो अक्ल नहीं है, बेवकूफ़ों की सरदार हो। मगर डॉक्टर असलान एक समझ बूझ रखने वाला इंसान है, अक्लमंद है। इन्होंने कैसे हामी भर ली इस निकाह के लिए? बल्कि वो तो खुद किसी डॉक्टर का रिश्ता लाने वाले थे। तो ये सब क्या था, बोलो। दादो, इस सब में असलान का कोई कसूर नहीं, मैंने इन्हें फोर्स किया था इस निकाह के लिए। बस जो भी हो, मैं ये सब नहीं जानती। असलान से निकाह करने का मकसद ही यही था कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकती। आपसे लगता हो कि मैं मर जाऊंगी। मिशेल रोने लगी, जो कि दादो की कमज़ोरी थी। अब रो और मज़ीद मेरी जान चलाओ। इन्होंने हाथ की मदद से मिशेल का चेहरा टटोला। दादो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। मिशेल ने अपना चेहरा दादो की गोद में घुसेड़ लिया। दादो ने इसके सर पर हाथ रखा। तुमने नादानी में और मेरा सोचकर ये गलती कर तो ली, मगर आगे का नहीं सोचा। जब असलान की बीवी पर यह हकीकत आश्कार होगी तो वह क़यामत बर्पा कर देगी। दादो इसके बालों को अपनी उंगलियों से सहला रही थी। इनका ज़ीरक ज़हन जो सोच रहा था अभी वो मिशेल को नज़र नहीं आ रहा था। हानि नहायत बदमज़ाज, चरब ज़ुबान और एक घमंडी लड़की जो सबको खुद से कमतर समझती है। अगर इसको बात पता चली तो क्या होगा, ये सोच दादो का दिल दहलाए दे रही थी। चलो जी, तो पता लगेगा, वो तो देखेंगे। हम तो चाँद चाड़ लिया मिशेल ने, हम तो सारा जग देखेगा। आज इसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। इन आंखों की पुतलियों पर पूरे तमतराक से वो गंदमी रंगत वाला चेहरा झिलमिला रहा था। बहुत आम सा वजूद था, बहुत आम सा चेहरा था। डॉक्टर असलान ने इस पर कभी कोई खास तवज्जो नज़र नहीं डाली, कभी कुछ खास नहीं सोचा। मगर नहीं, वो चेहरा, वो नाजुक वजूद कुछ तो अहमियत का हामिल था। असलान का दिल एक अलग ही ताल पर धड़का। कल तक जिसके बारे में कुछ सोचा तक न था, आज इस पल इस लम्हे वो चेहरा इतना खास कैसे हो गया? क्यों दिल मीठी मीठी सरगोशियाँ कर रहा है? क्यों इसकी कुर्बत, इसकी रफ़ाकत का अचानक से तमन्नाई हो गया? ये जज्बात और एहसासात अपने काबू में क्यों नहीं है? नफ्स के घोड़ों की लगामें हाथ से क्यों फिसली जा रही हैं? असलान करवटें बदल बदल कर थक गया तो बेड से नीचे उतरा और अपने अपार्टमेंट की खिड़की खोल के खड़ा हो गया। अचानक एक ठंडा सर्द हवा का झोंका और इसके गिर्द एक मजबूत हसार बांध गया। अब समझ आया कि दिल की मीठी मीठी सरगोशियाँ, गुदगुदाने वाले जज्बात और एहसासात क्या मानी रखते हैं। इसका हसूल यकदम क्यों ज़रूरी हो गया। चलो भाई, गई कहानियाँ के साथ गोला हूँ। कहानी ने कहा कि ये बंधन, ये नया रिश्ता, इसे सब कुछ पावर करा गया और परिवेश अब इसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके दिल की धड़कन है, इसकी सोचों का महवर है। अनाबी के दास लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट ने हाथा कर लिया। इन आंखों में वो चमक उभरी जो शायद इसके लिए बिल्कुल नई थी, अनोखी थी। पता नहीं मिशेल, इस नए खूबसूरत बंधन पर तुम पर, तुम्हारे दिलो दिमाग पर क्या असर किया, मगर मेरी तो पूरी कायनात ही बदल दी। कल रात तक जिस लड़की का मेरी सोचों की राहों से गुजर भी नहीं था, आज वो कदम कदम पर अपना हक जमा के खड़ी है। असलान ने गहरी सांस ली। तो ये तय हुआ मिशेल असलान कि मेरी ज़िंदगी, मेरी हर आती जाती सांस साथ से पराई होगी। चलो, सारे टाइम सिर वेले हो। सब खैरियत है? रात के इस पहर विंडो खोल के खड़े हो और चेहरे पर मुस्कुराहट। एकदम हानि की आवाज़ ने इसकी सोचों का तसलसल तोड़ा। इसे ख्वाबों ख्याल की दुनिया से हकीकत में लापट खा था। असलान ने पलट कर देखा। हानिया मुदी मुदी आंखों से सही देख रही थी। हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ, असलान ने बहुत आम लबो लहजे में कहते हुए फिर से इसके चेहरे का रुख घुमा लिया। कैसे सो जाओ? खिड़की तो बंद करो, ठंडी हवा आ रही है, मुझे नींद आ रही है लेकिन सर्दी भी लग रही है। तो क्या खाक सोंगी? तड़कता हुआ जवाब रात के इस पहर भी हाजिर था। इसके लबो लहजे की काट ने इस लम्हे असलान पर कोई असर नहीं छोड़ा। और कोई असर होता भी कैसे? इसके इर्द गिर्द तो मिशेल की सोचें बिखरी हुई थी। खुदा के लिए असलान, विंडो बंद कर दो, बाकी का सुबह सोच सोच कर मुस्कुराते रहना। असलान हानि ने कंबल को मजीद खुद पर ओढ़ लिया। ये वो चेहरा जिससे कभी इसने बहुत मोहब्बत की थी, जिसे टूट कर चाहा था, मगर आज यही मोहब्बत इसे शर्मिंदा जलील करेगी, इसने तसव्वुर में भी नहीं सोचा था। बस यार, लव मैरिज आना ना मोस्टली अंजाम ही होंदा, बाद च लव तो कितनी रहिंदा, कली मैरिज रहंदी तो भी जिद्दां दी रहिंदी है ना, बस अल्लाह माफ़ ही करे। इसलिए मजीद किसी बहस मुबास से में नहीं पढ़ना चाहता था। वो खिड़की बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। रहानी ने नफरत से गर्दन झटकी और करवट बदल कर सो गई। जा सो मर, खसमान खा। दूसरी सुबह जुनाश सबके लिए नाश्ता बना रही थी। कुरत रुकने आई हुई थी, वो भी सुबह ही उठ के जुनाश के साथ। जुनाश किचन में अत्सल की फरमाइश पर ऑमलेट बना रही थी। खैरियत, आज तुम सुबह सुबह ही उठ गई? उस्मा ने हैरत भरी नज़रों से कुरत को देखा। जी अम्मी, असल में असद का फ़ोन है, वो मुझे बुला रहे हैं। असल भाई मुझे ड्रॉप करते हुए ऑफिस निकल जाएंगे। कुरत ने अपने लिए चाय निकाली। सब ठीक है ना तुम्हारे ससुराल में? कोई मसला तो नहीं? सब खुश है ना तुमसे? मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं देना।
उज़्मा इन माओं में से थी जो वक्तन फ़वक्तन अपने बेटियों को ससुराल में सलीके से रहने का गुर समझाती रहती। कुरत को भी वो लम्हा लम्हा टोकती रहती थी कि ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, और जब यही लोहे के चने चबाकर हलक में उतारो तो समझो हर शख्स तुम्हारा गर्वेदा, तुम्हारी नेक सीरती के गुण गा रहा है। और यही कुछ कुरत के साथ भी है। वो अपनी बहुत खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रही थी। अपने ससुराल में कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं थी इसे। अरे अम्मी, ये आपकी बेटी और हमारी नहायत समझदार और सुग्गड़ बहन है, कभी आपकी तबीयत पर हर्फ नहीं आने देगी और ना ही हमारे लाड प्यार का फ़ायदा उठाकर शर्मिंदा करवाएगी। अफजल ने नर्म मुलायम नज़रों से छोटी बहन को देखा। ये लीजिए। इसी दौरान जोनाश भी ऑमलेट ले और प्लेट अफजल के सामने रखती। बैठो, तुम भी नाश्ता करो हमारे साथ। वो जाने लगी तो अफजल ने फ़ौरन टोक दिया, नहीं, मुझे अभी भूख नहीं है। इसने सहमी डरी नज़र उस्मा पर डाली। वो जानती थी कि अफजल का मुखातिब करना भी किस कदर जहर लगता था उस्मा को। अरे आओ तो देखो, सारा ज़रा दिन ब दिन कितनी कमज़ोर होती जा रही हो। आज मेरे साथ नाश्ता करो। अफजल ने नहायत बेतकल्फ़ी और बिना झिझक के इसकी कलाई थामी और अपने बराबर वाली कुर्सी पर बिठाया। इसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर सामने उसमें बैठी से नहायत कारदार और चुपती नज़रों से घूर रही थी। जराश का दिल चाहे ज़मीन फटे और इसमें समा दे। चलो मेरे साथ खाओ। अफजल ने ऑमलेट की प्लेट थोड़ी इसके आगे भी खिसका दी। सब उस्मा के बर्दाश्त से बाहर तने एक झटके से कुर्सी पीछे को खसकाई और खड़ी हो गई। बस यार, ये सेकंड एपिसोड का स्टार्ट वाले 15 पेजेस मिसिंग थे उस पीडीएफ में। बड़ी औखी मार, इधर मुंह मार उधर मुंह मार, बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ ये वाले। चलिए इसे रीड करते हैं। उससे पहले इस नावल के कोई होर मुश्किलात आए। इस नावल के वैसे बड़ी हर्डल्स आई हैं। जल्दी से नाश्ता करो और मशीन लगा लो, बहुत से कपड़े जमा हो गए। सारे पर्दे वगैरह उतार कर धोने आज। उस्मा के खड़े होने, इनके हुक्म देने, उनके गुसीला अंदाज देख कर इसका दिल सुकड़ने से बटने लगा। खौफ और दहशत है, और ये सब सिर्फ सामने बैठे अफजल की वजह से था। दिल तो चाहा कि आमलेट की प्लेट इसके चेहरे पर मार दे जोर से। खा लो जुनी, जब भाई इतने प्यार से कह रहे हैं। कुरत ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे भी जोनाश अपने चहीते भाई के हवाले से बहुत पसंद थी। हमेशा तो दुआएं मांगती रही कि अफजल के शरीके सफ़र बने तो सिर्फ और सिर्फ जोनाश ही बने। मगर उस्मा का वहम इनकी नाराज़गी बल्कि नफरत, शदीद नफरत भी इन तीनों बहन भाइयों से पोशीदा नहीं थी। वो किसी सूरत जोनाश को अपनी बहू नहीं बनाएगी और ना ही तस्लीम करेगी। हालांकि कुरत ने बहुत समझाया, मगर डांट और झाड़ के सिवा कुछ नहीं मिला। एक उस्मा नहीं काबू आ रही पूरे टब्बर को डाल के ना। मुझे तुम्हारे भाई के प्यार की कत्ती कोई ज़रूरत नहीं। इसने कुरत को तनक कर जवाब देकर बेरुखी से दूसरी से मुंह मोड़ लिया। अभी नहीं, मगर बाद में तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अफजल ने ज़रा सा झुककर इसके कानों में हौले से सरगोशी की। सुना तो जैसे अंदर तक सुलग कर आएगी। इसने चेहरा घुमाकर अफजल को घूर के देखा, जिसके चेहरे पर खिली शौक मुस्कुराहट इसके आग लगा के दिल चाहा इसका मुंह नोच ले। कुरत ने अपने होने का एहसास दिलाया तो जोनाश ने इसके जुमानी खनकार को घूर के देखा और तनतनाती भी खड़ी होगी। वो सही मानों में चिढ़ कर रह गई थी इन दोनों बहन भाइयों की हरकतों से। अफजल भाई, अब आगे क्या करना है? ये फैसला आपको ही करना है। इसी वजह से कल अम्मी ने मुझे रूपी के घर बुलवाया था। कुरत ने स्टेरिंग घुमाते अफजल को देखा। लड़का कब आएगा? खुदा के लिए अफजल भाई, इस मोटे भद्दे को लड़का बोल के तो हीन मत करे। 4 शादियां कर चुका है, 2 बीवी अल्लाह को प्यारी होगी, 2 को छोड़ दिया। अभी भी अरमान पूरे नहीं हुए कमबख्त के, 5वीं शादी करेगा। जो भी है अच्छा हुआ तुमने मुझे इन सब बातों से आगाह कर दिया। जुनी तो सदा की डरपोक बुज़दिल और बेवकूफ़ है। मुझे तो डर है कहीं अम्मी के गुस्से की ज़द में आकर निकाहनामे पर दस्तखत ही ना कर दे। कुरत को बहुत फिक्र हो रही थी। वो कर देगी, वो है ही सदा की बेवकूफ़, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अफजल की पुरसोच नज़रें विंडो स्क्रीन पर टिकी हुई थी। आपने जोनाश को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया। वो सब जानती है, मगर अम्मी के गुस्से और दबाव की वजह से वो जानकर अनजान बनी रहेगी। मगर कब तक? इसे राह रास्त पे लाने के बहुत से तरीके हैं मेरे पास। ब्राउन का आँच में छप से इसका डरा सहमा चेहरा झिलमिलाने लगा तो होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट रेंग गई। कुरत ने चाहत से अपने भाई को देखा था और सदके दिल से इसकी खुशियों के लिए दुआ की। वो दादू को दवाई खिलाकर टीवी के आगे आ बैठी थी कि इसका मोबाइल चीख पड़ा। मिशेल ने फ़ोन स्क्रीन देखी जहाँ डॉक्टर असलान कॉलिंग झिलमिला रहा था। मिशेल की निगाहें खुद ब खुद वॉल क्लॉक पर गई जहाँ घड़ी का छोटा सा हिंच शाम के 4 बजे आ रहा था। इस वक्त फ़ोन? खुद से सवाल करती हुई कंधे उचका कर रहेगी। फ़ोन मुसलसल बजते बजते जब बंद हो गए तो दोबारा से बेल होने लगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर असलान भाई, कहिए कैसे फ़ोन किया? मिशेल ने इस्लाम दुआ के फ़ौरन बाद डायरेक्ट मतलब की बात पूछी। तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए। कैसी हो तुम? अचानक से जैसे जब ऐसा कुछ कहा जाए तो तवक्को के बिल्कुल बरक्स होगा तो दिमाग तो ठमकेगा ही ना। मिशेल अचंभे से दूर होकर फ़ोन को कान से हटाकर फ़ोन को घूरा, जैसे फ़ोन नहीं खुद डॉक्टर असलान। अल्लाह का शुक्र है। इसने वापस फ़ोन कान से लगाया। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? उल्टा इसी से सवाल किया। तुम्हें कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तुम कोई आम नहीं रही हो, बहुत खास हो गई हो मेरे लिए। जी? मिशेल तो सही मानों में सटपटा के रह गई। ये अज़लान क्या बोल रहे हैं? ये अज़लान क्या बोल रहे हैं आप? इस वक्त हानिया से नहीं, मिशेल से बात कर रहे हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? तब कर जवाब दिया था, मगर वहाँ से बिल्कुल गैर मुतवक्का जवाब ने जैसे इसके 14 तबक रोशन कर दिया। मोहतरमा, मेरी तबीयत भी ठीक है और मैं ये भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरह कि मैं इस वक्त अपनी मिसेस से बात कर रहा हूँ। उनसे भी हाल ही में मेरा निकाह हुआ। मिशेल तो भूल गई थी, बल्कि इसके तो वहम गुमान में भी नहीं था डॉक्टर असलान का भी इस अंदाज में बात कर सकते हैं। वो तो हर फिक्र से आज़ाद हो गई थी, मगर कहीं ऐसा तो नहीं किसी नए झंझट में फंस गई है वो। इसने तो बहुत सोच समझ कर इंतहाई कदम उठाया था। मिशेल ने घबरा कर फ़ोन ही बंद कर दिया, मगर मैसेज की टून इसकी तवज्जो दोबारा से फ़ोन की जानिब मबसूल कर ली।
मैं शाम में आऊँगा तुमसे मिलने, बहुत दिल चाह रहा है तुम्हें देखने का। उफ, पागल हो गया ये बिल्कुल, मिशेल ने सुलगते हुए सोचा, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। मखरूती उंगलियों की लर्ज पर मिशेल खुद भी हैरान होकर रह गई। गमों गुस्से की शिद्दत से इसकी गंदमी रंगत सुर्ख हो गई थी, तो दिल में बहुत से गुस्से ने जगह ले ली। अजलान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसके असाब झंझना उठे थे। शाम के ठीक 6 बजे मामूल के मुताबिक वो सिस्टर के हमरा घर में थे। दोपहर की गुफ्तगू वो भूली नहीं थी। एक दिल में आया कि शायद असलान इससे मजाक करे होंगे, मगर इसकी सोच गलत थी। ये इसकी गलत फहमी थी, क्योंकि जब असलान के लिए इसने दरवाज़ा खोला तो असलान के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। आंखों में वो रोशनी फूट रही थी जो मिशेल ने इतने अरसे में अभी तक नहीं देखी थी। कैसी हैं जाने असलान? असलान ने हौले से सरगोशी की। मिशेल ने तपती नज़रों से असलान को देखने के बाद दादू को देखा, जिन्हें सिस्टर एक्सरसाइज करवा रही थी। आज मिशेल के चेहरे पर वो नर्म मुलायम से मुस्कुराहट करती मकफूत थी, जो डॉक्टर असलान को देखकर हुआ करती थी। मगर इस रिश्ते ने मिशेल पर तो नहीं, असलान पर बहुत असर किया था, जिसे नज़र आ रहा था। इसलिए बेहतर यही था कि वो इसकी नज़रों के सामने से हट जाए। मिशेल किचन में रात के खाने की तैयारी में जुट गई थी। एक लाकर में डॉक्टर असलान को चाय की पेशकश नहीं की। हर मुरब्बत पलाई ताक रख के मुँह बनाए वो कुछ खाने बनाने में लगी रही थी। चल कोई नहीं, रोटी खा के चला जाएगा। क्या बात है, आज चाय का नहीं पूछोगी? बल्कि आज तो तुम्हें चाय भी चाह से पिलानी चाहिए मुझे। एकदम कानों में पड़ी धीमी सी सरगोशी ने इसके तन बदन में आग लगा दी थी। वो सुलगती हुई चमचे को कुकर में पटकते एक झटके से पीछे हटी, मगर असलान के बेहद नज़दीक खड़े होने की वजह से बुरी तरह इसके लंबे चौड़े वजूद से टकराई थी। इस तसादम ने असलान पर तो कोई फ़र्क नहीं डाला। हाँ, मिशेल मजीद झंझला के रह गई और इसके वसी सीने पर अपनी दोनों हथेलियाँ रखकर इसे पीछे की सिमत धकेला। क्या बदतमीज़ी, दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया आपका? हाँ, कह सकती हो। कल से ये दिलो दिमाग काबू में नहीं रहा। वो तो नज़र आ रहा है। इन्हीं आंखों में तंज ही तंज भरा था। शुगर फ्री लबों पर अगर अंगारे रखे थे तो गंदमी रंगत गुस्से से दहक रही थी। मगर ये सब असलान को अच्छा लग रहा था। ये नया एहसास, ये नया जज्बा और ये नया रिश्ता, ऐसा लग रहा था वो फिर से जी उठा। फिर से ठंडी पुरफिजा जहाँ में सांस लेने लगा। मिशेल का खफा खफा सा अंदाज, नाराज सा चेहरा, ये सब इसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो और करीब आकर देखो ना, दूर से क्या पता चलेगा? असलान ने लम्हे भर इसकी मरमरी सी कलाई थामी और अपने करीब खींचा कि वो रबड़ की गुड़िया की तरह इसके पहाड़ जैसे वजूद का हिस्सा बनी थी। क्या बेहूद किया असलान, छोड़िए मुझे। मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी। वो खुद को छुड़ाने की मजामत करने लगी। तुमने अभी मुझे समझा ही कहाँ है डियर? इसने बगौर इन हिरनी आंखों में तका था जहाँ नाराज़गी पनहा थी। लेकिन खैर, जान जाओगी धीरे धीरे। मिशेल अगर असलान चले गए तो दरवाज़ा लॉक कर दो बेटा। दादू की आवाज़ ने इसको चौंका दिया। आप इंतहा से ज़रा बदतमीज़ है, चले जाए मेरे घर से। इतने इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर, हालांकि अभी तक अपना हक रखते हुए जो एक भी हक इस्तेमाल किया हो। इसकी जुबानी बात का मतलब समझते हुए इसके दिलो दिमाग में तलातम सा बरपा हो गया, जिसका इदराक असलान को हो चुका था। इसके होठों पर मुस्कुराहट खिल उठी थी। एनीवेज, अभी जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा। आहिस्ती से मिशेल को अपने करीब करके अपना चेहरा इसके कान के नज़दीक किया। मेरा इंतज़ार करना। अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया था, कोई ज़रूरत नहीं आपको आने की, और ना ही सिस्टर को अपने साथ लाने की। कल से दादू की एक्सरसाइज मैं खुद करूँगी। जला भुना लबो लहजा असलान ने मुस्कुरा कर देखा। इसके जाने के बाद मिशेल ने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया, दरवाजे से लगकर अपनी बेतरतीब सांसों को इत्तेदाल में लाने लगी। दिल पर हाथ रखे बिखरी धड़कनों पर काबू पाने लगी। क्या जो कुछ मैंने सोचकर असलान से निकाह किया वो फैसला मेरा दुरुस्त है? इस निगाह से मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा, कोई खुशकुन जज्बा पैदा नहीं हुआ, तो असलान पर क्यों करोगे? हालांकि वो पहले से शादीशुदा है। वो जितना सोचती इतना रेशमी धागों की तरह उलझती चली जाती। मिशेल बेटा, कहाँ चली गई? दादू की आवाज़ पर वो अपना पसीने से शराबूर चेहरा दुपट्टे से साफ करती दादू की तरफ बढ़ी थी। जोनाश ने येलो एंड पैरेंट ग्रीन इम्तियाज के जॉर्जेट के सूट पे हल्के से मेकअप समेत तैयार थी, और ये तैयारी उस्मा के हुक्म पर थी, वरना ये एम्ब्रॉयडरी सूट इसको अपने जिस्म पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो दहकते शोलों की लपेट में हो। ये नाजुक सी ज्वेलरी, ये लाइट सा मेकअप इसको सांप बिच्छू से कम नहीं लग रहा था। दिल तो जब इसका जैसे इसका मुर्दा ही हो चुका था। कोई एहसास, कोई जज्बा नहीं था। सोचने समझने की सलाहियत तो पहले मफलूज थी, अब तो बस सांस चल रही थी। किसी के हुक्म पर ये जिस्म रोबोट की तरह काम कर रहा था। ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल उस्मा के हाथ में था। जैसे जैसे चलाती से वैसे चलना पड़ता। बड़ी लान दी है वैसे उस्मा। तुम चलो, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। उस्मा ने रूखे पी के लबो लहजे में कहा। जी। आंखों में नमी लिए वो आगे बढ़ी थी। दरवाज़ा खोला ही था कि सामने अफजल खड़ा बस बैल पर हाथ रखने वाला था कि नज़र सामने तैयार सी जोनाश पर पड़ी। अफजल ने बगौर तैयार सी जोनाश के ऊपर से नीचे तक देखा। हाथों में कोई कांच की डिश थी जिसमें कुछ था। अफजल की तफ्तीशी नज़रों से देखने पर जोनाश का दिल सहम कर सुकड़ा और सुकड़ के सहमा था। घनेरी पलकों की बाट शर्म से दहकते रुख आरिस पर सजदा रेज हो गई। कहाँ जा रही हो? अफजल के चेहरे पर संजीदगी गुस्से के मिले जुले तासुरात। जी वो पता नहीं क्यों जुबान लड़खड़ा कर कि गुलाबी होंठ कप कप आने लगी। अफजल ने बखूबी इसकी कैफियत नोट की। वो अंदर दाखिल हुआ तो जोनाश पीछे हटी। मैंने पूछा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? लहजे में सांप जैसी फनकार थी। भले वो पिछले कुछ दिनों से इससे लड़ रही थी, मगर ये भी सच था कि घर का हर फर्द अफजल के जाहो जलाल के गजब भरे गुस्से से डरता था। अरे अफजल बेटा, कब आए तुम? उस्मा जो समझ रही थी कि जोनाश अब तक पहुंच चुकी होगी। रूबी के घर तो इन्होंने सोचा वो भी जल्दी से तैयार होकर निकले। वो किचन से अपने कमरे में जा ही रही थी कि नजर इन दोनों पर पड़ी। फिर वॉल क्लॉक पर हर रोज़ 6 बजे, कभी कभी 7 बज जाते थे जब ऑफिस से आता, मगर आज 4 बजे आके इनके दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। आज इनका इरादा आज पायतक मील तक पहुंच ही जाता, मगर अफजल को देखकर सारा प्लान खटाई में जाता महसूस हो। मगर वो आखिरी कोशिश तक अपना इरादा पायतक मील तक पहुंच जाएंगी। ये कहाँ जा रही है?
अज्जल ने सर को झुकाए, जुनाश को घूरा। वो असल में अज्जल मैंने कढ़ाई बनाई है ना, तो रूबी को बहुत पसंद है, तो वही देने जा रही है। सुनी, जाओ, रूबी वेट कर रही होगी, उस्मा ने धीरे से कहा। 1 मिनट। जुनाश एक कदम आगे बढ़ी थी कि अज्जल ने हाथ के इशारे से इसका रास्ता रोका। तैयब, तैयब, अज्जल जोर से चीखा। जी भाई। तैयब भागता हुआ, ये कड़ी का प्याला, कड़ी बनाई सी, कढ़ाई नहीं, ये कड़ी का प्याला इससे लो, रूबी के घर देकर आओ। अज्जल ने सख्ती से तैयब को। जी। तैयब भी अज्जल के गुस्से से डर तो गया, मगर गुस्से की वजह ना समझ में आई और ना ही जुनाश की तैयारी। वो जुनाश के हाथ से प्याला ले चुका था। तुम जाओ अपने कमरे में। अज्जल हल्के से दहाड़ा था। जुनाश ने नहाए डरते डरते उस्मा को देखा, जो आंखों में चिंगारी भरी से घूर रही थी। जैसे इसने अज्जल को बुलाया, वो जल्दी से अपने रूम में चली गई। अज्जल ने इसको देखने के बाद उस्मा को देखा। आप मेरे साथ मेरे रूम में चलिए। अज्जल ने उस्मा का हाथ पकड़ा और अपने बेडरूम में ले आया। यहाँ बैठिए। अज्जल ने उस्मा को अपने बेड पर बैठा अपनी वार्डरोब की दराज खोली। इसमें से कोई चीज़ निकाली। उस्मा के नजरें अज्जल पर ही थी। अज्जल वो चीज़ निकाल कर उस्मा के पास ले और इनके पास बेड पर कुछ फासले पर बैठ गया, और जो चीज़ें इसके हाथ में थी वो अपने और उस्मा के दरमियान बेड पर रखती। रिवॉल्वर? उस्मा की आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। जी रिवॉल्वर। अब आप मुझे इससे इससे मुझे मार दे, या फिर मैं खुद अपने आप को मार दूंगा। इसके लहजे के यकीन ने उस्मा को खौफजदा कर दिया। दिमाग ख़राब हो गया क्या तुम्हारा? हटाओ इस खतरनाक शय को। उस्मा ने वो रिवॉल्वर उठाकर दूर परे फेंक दिया। इनकी आंखों में आंसू आ गए। नोमा अपनी कोख में रखा और इतनी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया कि इस काबिल बनाया कि आज सोसाइटी में सर्वाइव कर सको, एक आला मुकाम हासिल कर सको, बिजनेस की शौहर की दुनिया में अपना नाम बना सको। आज अगर तुमने ये सब हासिल कर लिया है, मेरे ख्वाब पूरे हो गए, तो मेरे सामने रिवॉल्वर रख के अपनी माँ से कह रहे हो कि मार दें तुम्हें? क्यों? आखिर क्यों? इनकी आंखों से अश्कों की लड़ी झड़ने लगी। मुझे माफ़ कर दे अम्मी, मगर मैं मजबूर हो गया, बेबस हो गया। मैं जुनाश के बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँगा। जुनाश का इतना ख्याल हो, तुम्हारी माँ कुछ भी नहीं तुम्हारे लिए। मेरी जान, जूनी एक मनहूस लड़की है, पैदा होते अपने माँ बाप को खा गई, भी 40वां भी नहीं हुआ था कि तुम्हारे पापा को भी निकल गई। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी बहन आ गई थी, धमकिया, मेरी चीज़ खा रही थी आके, और फिर डीलिंग भी कर रही थी कि मैंने फलानी चीज़ खा। मैं कहा आ जाता हूँ, पापा को आवाज़ देकर उसको बकाया। अच्छा जी। मेरी जान, जूनी एक मनहूस लड़की है, पैदा होते अपने माँ बाप को खा गई, अभी 40वां भी नहीं हुआ था कि तुम्हारे पापा को भी निकल गई। तुम समझते क्यों नहीं? मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। तुम्हें तैयब और कुरत को मामूली सी भी तकलीफ पहुँचती तो मेरी रूह कांप उठती है। नहीं अज्जल, तुम मुझसे कुछ ऐसा मांगो जो मैं ना दे सकूँ, ऐसा ना मांगो जो ना दे सकूँ। अम्मी, जो आप सोच रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका वहम और शक है, और कुछ नहीं। आप जो बोल रही हैं वो सोच रही हैं वो कुफरान शिरक है, और जो कुछ होता है सब अल्लाह की रज़ा से होता है। हमें जो खुशी, गम, नफ़ा, नुकसान, फ़ायदा जो कुछ मिलता है वो सब अल्लाह देता है। हम इंसानों की ना तो कोई औकात है, ना ही कोई हैसियत कि हम किसी को कुछ दे सकें। वो उस्मा को समझाने के साथ साथ जुनाश को भी इज्जत और मुकाम दिलाने की कोशिश करता। मुझे मत बहलाओ, ठीक है? तुम जुनाश से शादी करना चाहते हो ना, तो करो, मगर याद रखना, अगर तुम्हें मामूली सी भी खरोच आई तो मैं इसका गला दबा दूंगी, जान से मार दूंगी इसको। उस्मा ने दिल पर पत्थर रखकर हामी तो भर ली थी, मगर इनके दिमाग में चक्कर चल रहे थे। शक व तोहमात ने बहुत सी जड़ें पकड़ ली थी। थैंक यू अम्मी। अज्जल ने खुशी के हमारे कदम ज़मीन पर नहीं पड़े थे। उस्मा मुस्कुरा भी ना सकी, बस दिलो दिमाग में जुनाश के लिए नफरत मजीद बढ़ गई। अज्जल ने बगैर नॉक किए दरवाज़ा खोला। 0 पॉइंट बल्ब की रोशनी हर शय पर फैली हुई थी। जुनाश अपने बेड पर दोनों हाथों को सीने पर मजबूती से बांधे रोने में मसरूफ़ थी। अज्जल ने स्विच बोर्ड पर हाथ मार के सारे बटन ऑन कर दिए। बल्ब की तेज़ रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो गया। जुनाश का चेहरा ऊपर उठा कर देखा तो सांसें जैसे रुक सी गई, धड़कनें थम सी गई। आज बहुत दिन बाद अज्जल का वो जाहो जलाल वाला गुस्सा देखा था। वो सहम सी गई थी, डर के मारे अंदर ही अंदर कांप रही थी। अज्जल तबेस का लीड पर कदम धरता आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आ रुका। जुनाश को अपनी जान सूली पर लटकती नजर आई। इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि नजर उठाकर अज्जल को देख ले। अज्जल ने कुछ लम्हे खामोशी से इसके झुके सर को बगौर तका, फिर दोनों हाथ बढ़ाकर इसको दोनों शानों से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा कर लिया। क्यों जा रही थी रूबी के घर? उफ, वही कैसो गजब भरा अंदाज, जाहो जलाल वाला गुस्सा। वो ताइमी ने कड़ी दी थी कि रूबी के घर दे आओ। राशि ने जैसे अपने जुर्म का एतराफ़ किया। मगर इस वक्त तो तुम मुझे पूरी कड़ी दिखाई दे रही हो, जिस पर हरी मिर्चों का तड़का लगाया गया हो। अज्जल ने इसको छोड़ा और 2 कदम के फासले पर जा खड़ा हुआ। इसको ऊपर से नीचे तक देखा। येलो एम्ब्रॉयडरी सूट पर ग्रीन शिफॉन का दुपट्टा सर पर जमाई खड़ी थी। जुनाश समझ गई कि अज्जल ने इसके सूट पर चोट की है। अब समझ में नहीं आ रहा था, घर की बनी कड़ी खाऊं या ये वाली जो इस वक्त मेरे सामने खड़ी है। अज्जल के इस जुमले पर जुनाश ने सर उठाकर देखा। अज्जल के चेहरे पर ज़माने भर की खुशियाँ रक्सा थी, तो आंखों में हज़ारों मोहब्बत के दीप जले हुए थे। होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। जुनाश तो जैसे सरताब पास सुलग कर रखी। एक तो इसके ज़ुमानी जुमले और ऊपर से इसका पुरशौक अंदाज। एक तो इसकी जान सूखी जा रही थी डर और खौफ से, और ये जनाब है कि अपनी दुनिया में वो तनकती हुई जाने लगी कि अज्जल ने इसकी गुलाबी कलाई थामी और एक ही जस्त में अपनी जानिब खींच लिया। बस थोड़ा सा सेट कर लो, फिर इसके बाद थोड़ा सा वेट कर लो, फिर इसके बाद तुम मुकम्मल तौर पर मेरी दस्तरस में होगी। फिर इस कड़ी को मैं फुर्सत से खाऊंगा, फिर पता चलेगा इसका क्या जायका है।
असल ये इस खड़ी बेबाक गुफ्तगू पर वो कानों की लो तक सुर्ख हो गई। दिल तो जैसे भी पसलियों की मजबूत दीवार तोड़ के बाहर आ जाएगा। और वो जो बड़ी मुश्किलों से इसने सारी हिम्मत मजमा की थी, सबकी सब दम तोड़ गई। सुरमई कांच पर पहरा देती बस या घुनहरी पलकों की बाढ़ गुलाबी रुखसार पर ना उठने के लिए गिरी रह गई। अफजल ने शौक से देखा था। चल हुण विआह भी कर ला, शौक ने कुड़ी ताड़ी जाना है। अस्सलाम वालेकुम दादो, कैसी हैं आप? अजला ने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला, एहतियात से लॉक करता व्हील चेयर पर बैठी दादो के पास आ बैठा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आप सुनाओ, आप कैसे हो? दादो ने मुस्कुराते हुए आगे हाथ बढ़ाया ताकि इसके सर पर शफकत से हाथ रख सके। जिसे अजला ने एहतराम से थाम लिया और अपने सर पर रख लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। ये लीजिए दादो, जिंगर बर्गर विद फ्रेंच फ्राइज़ के साथ है। वो अपनी धुन में ट्रे हाथ में लिए किचन से बाहर आ रही थी। मिशेल की नज़र दादो के सामने वाले सोफे पर विराजमान अजलान पर पड़ी तो आंखें होंक सी खुली की खुली रह गई। ये यहाँ कैसे, और दरवाज़ा किसने खोला? वो यही सोचती रहेगी। तुम रुक क्यों गई? आओ ना। मिशेल के रुक जाने पर अजलान ने टोका। ज़रा जहन पर जोर मत डालो, डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास। दिल तो चाह पूरी ताकत से ट्रेस के सर पर दे मारे। कितना शातिर दिमाग था इसका। मिशेल, चंदा देखो, अजलान आए, बहुत दिनों बाद आए, इनके लिए कुछ इंतज़ाम करो खाने का। आज डिनर ये हमारे साथ ही करेंगे। दादू ने पहले कह दिया था ताकि मिशेल या अजलान कोई बहाना ना बना सके। दादू, आज हानिया के साथ कहीं जाना है? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, बल्कि हानिया आउट ऑफ सिटी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ घूमने गई है, शायद 1 हफ्ते के लिए, इसलिए आज का खाना मैं आप लोग के साथ खाऊंगा। अजलान ने झट से कह दिया। और ये क्या बनाया, दिखाओ मुझे। आज सुबह सिर्फ सुबह की 1 कप चाय पी है। वो उठा और ट्रे अपने हाथ में लेकर इसकी कलाई भी थाम ली। तुम भी आओ। क्या मुसीबत है, हाथ छोड़े। मिशेल ने अपनी कलाई छुड़ाने की पुरजोर कोशिश की, मगर वो भी ढीठ बना इसको साथ लिए सोफे पर आ बैठाया। हाँ खाओ तुम लोग, मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मिशेल बेटा, अजलान को दो। जी दादो, इनको तकल्लुफ़ की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है, अपना हक समझ के खाने से भरपूर इंसाफ करें। मिशेल ने अजलान के बर्गर खाने पर तंज किया। बुरी बात है मिशेल, शौहर है, मजाजी खुदा है तुम्हारा, इस तरह बात नहीं करती। दादो ने डपटा। ओ सुन लिया, अजलान ने इशारे से कहा। मिशेल ने खुद से अपनी सितवा नाक सुकेड़ी। मैं मजाजी खुदा हूँ तुम्हारा, ख्याल रखा करो मेरा। अजलान ने थोड़ा सा बर्गर खाकर वापस ट्रे में रखा और उसकी कलाई एक झटके से अपनी जानिब खींची। आह, मिशेल की हल्की सी चीख निकल गई। क्या हुआ मिशेल, कहीं गिर गई हो क्या? मिशेल की इस तरह चीखने पर दादो बेचैन हो गई। अरे नहीं दादो, बस वैसे फ्रेंच फ्राइज खा रही थी कि अपनी उंगली चबा गई। अजलान ने पुरशौक नजर से इसके गंदमी रंगत से झलसता गुस्सा देखा था। अन्नी दादी का खूब फायदा चुको, दादी के सामने लगे रहो। मुझे नहीं पता था आप इस कदर बदतमीज़ भी हो सकते हैं। सुलगती तपती पर असलान को घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकती, जिस पर असलान हौले से हंस दिया। जाने असलान, अभी आपने हमारी बदतमीजियाँ देखी कहाँ, चलो बेडरूम में अपनी गुस्ताखियों के नज़ारे दिखाऊं। असलान की ऐसी खुली गुफ्तगू पर मिशेल के असाब झंझना उठे। मुझे अगर पता होता आप इस कदर चीप और घटिया गुफ्तगू करेंगे, आपका जहन इतना सती है, तो मैं आप कभी भी ये निकाह नहीं करती। मेरी जान, इसे चीप या घटिया नहीं, इसे मोहब्बत कहते हैं, इश्क कहते हैं, जुनून कहते हैं, जो मुझे तुमसे हो गया। अजलान ने इसको थोड़ा और नज़दीक कर लिया था खुद से। और यही इश्क और जुनून मोहब्बत आपको हानिया से भी होगी। अपने तौर पर समझी कि बहुत बड़ा तंज का तीर फेंका, मगर वो गलत थी। वो भी ढीठों का सरदार साबित हो, बल्कि चिकना खड़ा बोला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। हानिया में एक साथ ज़रूर पढ़ते थे, लेकिन एक दूसरे से हर प्रॉब्लम शेयर करना, डिस्कस करना हम इसको मोहब्बत समझते थे, मगर मैंने अब रियलाइज़ किया कि वो सब एक झूठ, एक धोखा था। असल प्यार, असल हकीकत मोहब्बत सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम, और तुम ये मानो या ना मानो। और मैं ये सब नहीं मानने वाली, आपकी बातों में कतई नहीं आऊँगी, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ। वो इसकी मजबूत आनी बाहों से खुद को आज़ाद कराने का भरपूर एहतजाज कर रही थी। जी मुझे इल्म है तुम कितनी बेवकूफ़ और कितनी अक्लमंद हो, बल्कि कहना ज़्यादा सही रहेगा कि तुम बेवकूफ़ों के सरदार हो। मिशेल कहाँ हो, क्या खाना बनाने चली गई? दादू की आवाज़ पर दोनों ने देखा था। अपनी बातों में तो दादू को भूल ही गए थे, मगर इतना ज़रूर याद था कि वह जहाँ वो मौजूद है सरगोशी में बात करनी। नहीं नहीं दादो, वो बुरी तरह लटखड़ा कर रहेगी। अजलान की पनाह में से निकलने के चक्कर में संभलते संभलते भी बिखर कर रहेगी। अजलान को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। मिशेल की नाराज़गी, इसका खफा खफा अंदाज, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ज़िंदगी जीना अच्छा लग रहा था, सांसों का महकना, दिल का धड़कना, सब कुछ अच्छा लग रहा था। अजलान ने इसको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डाला, नहायत एहतियात से इसको खुद से अलग कर दिया। मैं रात का डिनर नहीं बनाऊंगी, जिसको खाना खाना है वो खुद बना ले, मेरी बला से जहन्नुम में जाए। अजलान की बात और हरकतों ने सही मानों में इसको जिज कर दिया, बल्कि ठीक ठाक चढ़ा दिया। मिशेल, दादो ने ज़रा सख्ती से कहा। वो और कुछ भी बोलती, रहने दे दादो, आज का डिनर मेरी तरफ से। अजलान के होंठों से पुरशौक दिलबरसी मुस्कुराहट गायब ही नहीं हो रही थी, जो मिशेल की पूरी जान जला रही थी। वो पैर पटकती वहाँ से चली गई। दादो, आपकी पोती की ना ऊपर की मंजिल टोटली खाली है। अजलान एक बार फिर दादो की जाने मतवज्जा हुआ। वो ऐसी नहीं है, बदलिहाज तो बिल्कुल भी नहीं है, खैर है, मेहमान को बहुत इज्जत और एहतराम देती है, मेहमान नवाजी करती है। दादो ने फ़ौरन से मिशेल की तरफ तारी की। मैं जानता हूँ, और ये आपने क्या कहा, मैं घर के कोई मेहमान कब से हो गया? मैं आपका दामाद हूँ और आपको शर्मिंदा होने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है। अजलान ने दादो के दोनों हाथ थाम लिए। दादो निहाल सी हो गई। अजलान तो इन्हें पहले भी बहुत पसंद था। मिशेल से निकाह करने पर नाराज़ जरूर हुई थी, मगर बहुत स्वभाव और समझदारी से इसने दादो को समझा लिया था। वो इसके अखलाक और समझदारी की गर्वेदा हो गई थी। रात का डिनर रेडी हो गया था।
असलान ने मटन पुलाव बनाया था, साथ अंडों का ऑमलेट। मटन पुलाव के नाल अंडिया के ऑमलेट का कोई कंबीनेशन तो नहीं बनता। चलो देख रहे हैं की जान चाड़े। और डाइनिंग टेबल पर चुन भी दिया। दादू के पास है, चले दादू आप डाइनिंग टेबल पर आइए। वो दादू की व्हीलचेयर घसीटता वहाँ तक लाए। बेटा मिशेल, आप इस नटखट सी बिल्ली की फिक्र मत करें, मैं जाकर ले आता हूँ। वो मुस्कुराता वह मिशेल के बेडरूम में आया। मिशेल बेड पर लेटी थी, आंखों पर बाजू रखे। वो हौले से मुस्कुरा के गर्दन को इधर उधर नफ़ी में हिलाता आगे बढ़ा। मिशेल, असलान ने धीरे से पुकारते हुए इसकी कलाई थाम ली। मिशेल इस लम्स पर करंट खाकर आ गई। अपने बेडरूम में इसकी मौजूदगी इसका दिल बुरी तरह धड़का गई। आप यहाँ क्या करें? वो तो समझी थी असलान चला क्या होगा। आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेडरूम में आने की? वो बेड से नीचे उतरी। क्या मतलब भाई? किसी गैर लड़की या ना महरम की नहीं, अपनी मनगुहा के बेडरूम में आओ। अब इस बहस को बात के उठा के रखो और मेरे साथ चलो डाइनिंग टेबल पर। मुझे पता था कि तुम कुछ बना के नहीं खिलाओगी, नहीं इसलिए मैंने मटन पुलाव और अंडों का ऑमलेट बनाया। मुझे नहीं खाना कुछ भी। वो ज़िद्दी लहजे में बोली। देखो मिशेल, मुझे तंग मत करो, वैसे भी मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। तुम चल रही हो सीधे से शराफत से, या फिर मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँ? वॉट, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है? इसकी बात पर वो मजीद 2 कदम पीछे हटी थी कि कहीं वो अपने कहे पर अमल ही ना करे। देखो भूख में ना तो मेरा दिमाग ठिकाने पर रहता है और ना ही दिल अपनी जगह पर। अब मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चल रही हो या नहीं? जुमानी लबो लहजे की धमकी आखिरकार कारामद साबित हुई थी। ये क्या? मिशेल ने डिश में मटन पुलाव देखा जो समझ नहीं आ रहा था कि चावल मटन से गले मिल रहे हैं या मटन। तू ना पका हो ना पका, अजला ने तेने इधर ही चांद चाड़ के खवाना सी। बड़े बड़े सुर्ख टमाटर पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। जो भी खा लो चुपचाप, जो भी है चुपचाप खा लो। मिशेल ने बुरी तरह अजलान को घूरा जो अपनी प्लेट में मटन पुलाव निकाल के इतने जोर शौक से खाने में मगन था जैसे ये पुलाव बहुत ही मज़े का बना। हाँ जाहिर सी बात है, खुद ने ये जुबा बनाया तो खुद ही खाएंगे। सिर्फ सोच कर आएगी। इसने पलट कर ड्राइंग रूम में रखी फ्रेंच कांच की टेबल पर रखी ट्रे देखी जिसमें अभी भी इसका बनाया हुआ जिंगर बर्गर फ्रेंच फ्राइज रखी थी, और उठी और अपनी ट्रे ले आई। ठंडी ज़रूर हो गई थी मगर इसके अपने हाथ की बनाई हुई थी, इसलिए इस अजीब नमूने को खाने से बेहतर अपनी डिश खाई जाए। गल तो सही है, दादी ने की खवाना। मिशेल पूरा किचन समेट कर थक गई थी। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो अपनी जगह पर रखी हुई थी? मसालों का बुरा हाल, फ्रिज में रखे टमाटर, हरी मिर्चों का सत्यानाश, किचन के मार्बल फर्श पर प्याज के छिलके, अंडों के छिलके, शेल्फ की दीवारें गंदी। उफ, मिशेल ने अपना सर पीट लिया। दिल चाहा अपने बाल नोच के बाहर निकल जाए। इस कदर गंदा किचन करके बनाया भी क्या? तो जे अही तू ना नखरे तो खानी तेन बना देंदी तो बाद विच तेन खपाई तो ना लगती। बाहर आई तो अभी तक दादों के साथ खुशगपियों में मसरूफ था। मिशेल ने घड़ी देखी, जहाँ रात के 2 बज रहे थे। वो तनफन करती इसके पास आई। आप अभी तक यहीं पर जाते क्यों नहीं अपने फ्लैट में? एक तो किचन समेट कर कमर तक था, ऊपर से इनकी मौजूदगी ने पूरी कसर कर दी। तुमसे किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ? मोहतरमा, मैं आज यहीं पर ठहरने वाला हूँ। वॉट आर यू मैड? इसके तो जैसे सर पर लगी और पाँव पर बुझी। मिशेल क्या हो गया, कैसा बिहेव कर रही हो? दादो ने घेर कर। दादो आप इस वक्त चुप ही रहे, बहुत होगी मेरी बर्दाश्त। जितने अजलान के नज़ारे इसने अब तक देखे थे ना काफ़ी है। अजलान से शादी करने का सबसे बड़ा मकसद ये था वो मर्दों की तरह शौहर वाला बिहेव नहीं करेगा इसके साथ, क्योंकि इसकी पहले से बीवी है। और हाने जैसे बीवी जो अपने शौहर के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई इस पर या किसी गैर लड़की पर इसकी नज़र पड़े। मगर अब तो लगता था कि बाजी उल्टी पड़ गई। जो इसने सोचा चाहा कुछ भी इसके सोच के मुताबिक नहीं हो रहा था। वो बुरी तरह झंझला रही थी। अजलान का वजूद अब इसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। ओके बाबा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है तुम्हारी नन्ही सी जान के लिए। अजलान मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया, चलता हुआ इस तक आया। आरू का, अजलान बेटा मिशेल की बातों का बुरा मत मानो, आप यहाँ आराम से रुक जाओ। दादो के लबो लहजे से साफ फिक्रमंदी जाहिर थी। दादो आप परेशान मत होइए, आज अस्पताल में मेरी नाइट ड्यूटी है, मैं अब डायरेक्ट अस्पताल जाऊंगा। वापसी सुबह ही होगी। अजलान ने दादो की फिक्रमंदी महसूस कर ली। फिर मिशेल की हिन्नी आंखों में बगौर झांका। अपने दिल में झांको और इन हिन्नी आंखों में देखो जहाँ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही एक सिल मिलाता हुआ नजर आएगा। जिस मकसद के तहत तुमने मुझसे निकाह किया, शुक्र करो मेरी जगह कोई और नहीं, वरना मैं तो मजबूत है साहब का मालिक हूँ जिसे अपने नफ्स और अपने जज्बात पर काबू है। लेकिन अगर ऐसी तुम्हारी अदाई नहीं तो शायद मैं खुद को तुम्हारी तरफ आने से रोक नहीं पाऊंगा। और फिर वो इसके चेहरे पर छुकर इसके रुखसार पर खूबसूरत सी गुस्ताखी करके, आई लव यू जाने असलान। और फिर वहाँ रुका नहीं, निकलता चला गया। मिशेल बुरी तरह गड़बड़ा के रह गई असलान की इस बेसाख्ता हरकत पर। और अचानक सी हरकत से इसके जिस्म का पूरा लहू चेहरे पर सिमट आया। उसने गड़बड़ा के दादों को भी देखा, वो बैठे बैठे सो रही थी। इसका चलता सांस थम सा गया चेहरे पर। इस लपस की तपश ने इसके दिल को ज़ेर कर दिया। हया से पलके लरसने लगी, शर्म से शुगर फी लब थरथराने लगे। ये कैसा फंसू है जिसे इसे अपनी लपेट में ले लिया? कौन सा जज्बा है जिसके हसार में वो कैद हो गई थी? ये लम्हा, ये पल, ये वक्त, ये ठहर सा क्यों गया था? हर शय थम सी क्यों गई थी? और इन सब की वजह ये इसका हाथ बेख्तियारी अपने रुखसार पर आ ठहरा। यस, नाउ यू आर हिज वाइफ। यार सारा कुछ तो होएगा ही।
मिशेल ने दादा और अपने कपड़े सरफ में धोए थे वही तय करी थी और इसका मोबाइल बजर करने लगा। इसने तय करता दुपट्टा वार्डरोब में रखा और बेड पर की साइड टेबल साइड टेबल पर से अपना फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर अजलान कॉलिंग जगमगाया था। इसने बुरा सा मुंह बनाया। पहले सोचा फ़ोन नहीं उठाया, फिर ख्याल आया कि ना उठाया तो कहीं वो खुद ही यहाँ ना अटके, इसलिए फ़ोन रिसीव कर लिया। कहीं ये क्या काम है, बदलिहाजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी कभी तो वो सोचती कि वो इतनी बदतमीज़ और बदलिहाज कभी भी नहीं रही जितनी वो इन कुछ दिनों में हो गई थी, और इन सब की वजह ये बंदा था। हाँ मिशेल, आज शाम में रेडी रहना, हमें शादी में चलना है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त अफजल की आज बारात है। चलो जी, कर लिया अफजल ने भी। असलान के लबो लहजे में जल्दबाजी थी, शायद इसे वही जाना था, मगर मिशेल ने सुलग कर फ़ोन को घूरा। ऑर्डर तो ऐसे दे रहे जैसे कितनी अंडरस्टैंडिंग की, कितनी बेतकल्फी हो। आप कोई खुशफहमी क्यों करोगे कि मैं आपके साथ शादी में जाऊँगी? तड़कता हुआ जवाब हाजिर था। मिशेल, हम बाद में लड़ेंगे, अभी फ़िलहाल जो मैं कह रहा हूँ वही करो। और मैंने भी कह दिया कि मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाने वाली। इसने भी जू बेदू जवाब दिया। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? कुछ देर खामोशी के बाद अजलान की आवाज़ एयरपीस में गूंजी थी। बिल्कुल, ये मेरा आखिरी फैसला है। फ़ाइन, मैं शाम को ठीक 7 बजे घर पहुंच जाऊंगा। तुम जिस भी हुलिये में मुझे मिली, मैं तुम्हारी कुछ भी सुने बगैर तुम्हें ले जाऊंगा। तुम्हें गाड़ी में डाल दूंगा, फिर मुझसे शिकायत मत करना। तो आप हानिया को लेकर जाए ना, मुझे क्यों ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं? क्योंकि तुम मेरी चहीती बीवी हो, इसलिए। आप? मिशेल ने दांत भींचे थे। नो आर्ग्यूमेंट। ठीक 7 बजे। और फिर फ़ोन बंद हो चुका था। उफ, मिशेल उलझ कर रहेगी। पता नहीं खुद को समझते क्या, ज़बरदस्ती क्या? नहीं जाऊँगी, क्या कर लेंगे? वो बड़बड़ाती वार्डरोब की सिम पड़ी और हैंगर किया हुआ रेड एंड धानी कंट्रास्ट का कढ़ाई वाला सूट निकाला। वॉल क्लॉक देखी, जहाँ 7 बजने में 1 घंटा बाकी था। इनसे कुछ पैद नहीं, जैसी इनकी हरकतें वो अपने कहे पर अमल ज़रूर करेंगे। बाकी के बगैर तय किए हुए कपड़ों को इसने एक साइड पर रखा और खुद तैयार होने लगी। होने के लिए ड्रेसिंग रूम में घुस गई। अंदाज में इस कदर चंचलाहट थी कि दिल चाहा कि हर शय को आग लगा दे। ठीक 7 बजे वो अपनी पूरी तैयारी आन बान शान के साथ इसके सामने खड़ा था। ब्लैक 3 पीस सूट में वो किसी और ही जहान का बाशिंदा लग रहा था। ये तो इसने आज देखा था कि इसके अंदर मिस्री हुसन कूट कूट कर सिमटा हुआ है। लंबा चौड़ा वजूद, मार बड़ाई देवता जैसी वजाहत। किस चीज़ की कमी थी इसमें? मेरा ख्याल है किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर हानिया को इस देवता जैसे हुस्न के मालिक असलान की कदर क्यों नहीं? क्यों वो इसका एहसास नहीं करती? क्यों वो अपनी खुशी असलान में ढूंढने के बजाय किसी और में ढूंढ रही है? अगर अपने शौहर में अपनी खुशी ढूंढती तो असलान कभी भी मेरी जानिब कदम न बढ़ाता, कभी भी मेरे चेहरे में अपनी खुशी नहीं ढूंढता, मेरे कुर्ब को महसूस करके खुद को मैं सुकून नहीं पाता। अगर मुकम्मल तौर पर मेरा जायज़ा ले लिया तो क्या हम चले? मिशेल की गहरी सोचों का तसलसल असलान की गंभीर आवाज़ ने तोड़ा। वो खुद ही अपनी सोच पर शर्मिंदा होकर रहेगी। वैसे सादगी में इतना गजब ठाती हूँ, इतना लाइट सा तैयार होकर मेरी जान लेने का इरादा है। सरगोशी नहायत मध्यम थी। मिशेल ने हिरनी आंखें ऊपर को उठाई। मुकाबिल के चेहरे पर शोखियों का एक जहान आबाद था। वो चमक, वो रोशनी थी जो अपने और इस्लान के निकाह से पहले नहीं देखी थी। जहाँ वो खुद से बेजारियत लापरवाही देखा करती थी। क्या ख्याल है, आज रात यहीं तुम्हारे बेडरूम में स्टे करूँ? फिर जी भर कर देखती रहना। असलान एक बार फिर इसके खोए खोए अंदाज को शौक से देखा। मिशेल इस पर बुरी तरह गड़बड़ा कर रहेगी और बगैर इसे कुछ कहे आगे बढ़ी। असलान मुस्कुराता हुआ इसके पीछे चल दिया। ब्लड रेड राजस्थानी फुल गोल्डन काम से मज़य्यन शरारे में मलबूस सोनाश की गुलाबी रंगत खिली खिली जा रही थी। इसका मासूम भोला भाला हुस्न आज 2 आदशा से कम नहीं लग रहा था। हसीन तो पहले बहुत थी, मगर आज तो इसकी छब भी निराली थी। चांद को शर्माता इसका हुस्न अप्सराओं को मात दे दी। इसकी खूबसूरती जिसने देखा वो देखता चला गया। आज इसकी सुरमैया कांच में छुपे सपने पूरे दिल में दबी ख्वाहिश रंग ले आई थी। वो न चाहते हुए भी इसकी सोचों का महवर था, जो हमेशा के निस्का होने जा रहा था। इसे फ़ख्र था कि वत्सल के दिल में बसती अपनी किस्मत पर रश्क था कि वत्सल की आंखों का ख्वाब इसके दिल की ख्वाहिश, इसकी मोहब्बत, इसका इश्क है। वो इसकी ज़िंदगी में आती जाती सांसों में खुशबू बनकर महकती है। ज़िंदगी की हर राह गुज़र पर दुख तकलीफ़, हर खुशी और गम में वो जोनाश का साथ दिया। कदम पा कदम साथ चलने पर मुतमिन है जोनाश के दिल का डर आज ख़त्म हो जाएगा। आज वो अफजल से कह देगी कि हाँ चल, तुम ही अकेले इस मोहब्बत की कांटों भरी राह में नहीं चले। यकीन करो, मान लो मैं भी तुम्हारी तरह मोहब्बत की आग में झुलसी हूँ। पल पल, लम्हा लम्हा अजियत भरे दर्द से गुजरी, मगर ज़माने के डर और खौफ हमेशा मेरी मोहब्बत के बीच दीवार बनकर खड़ी थे। मेरे दिल में मनहूसियत अपने पंजे गाड़े खड़ी थी, जिसके कदम जहाँ धरते वो जगह उजड़ जाती, वीरान हो जाती। हर सू गंभीर खामोशी, गुप अंधेरा छा जाता। मगर अफजल, तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत कभी किसी से नहीं हारी। ये रिश्ते हर अजियत, हर तकलीफ़ पर हावी हैं। जीत हमेशा मोहब्बत की हुई है। यकीन की दीवार इस कदर मुस्तहकम हो जाए कि आज की गलतफहमी और नफरत की परछाई भी नजर न आएगी। इस कदर जोनाश दुल्हन के रूप में खड़ी खुद को कदावर आईने में देख रही थी। सुपर ब्यूटीफुल, सुपर ब्यूटीफुल। मिशेल की आवाज़ पर जोनाश की सोचों का तसलसल टूटा। मिशेल चलती हुई इसके पास आई। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत दुल्हन कभी नहीं देखी। मिशेल की तारीफ पर जोनाश हया से छम की शर्म से इसकी घनेरी पलकों की बाढ़ गुलाबी आरिस पर गिर गई। गुलाबी होंठों पर शर्म की मुस्कुराहट ने एक जहां बात किया हुआ था। मिशेल इसको देखती की देखती रह गई। आज अगर जोनाश इस पर अप्सरा लग रही थी तो मेरा भाई भी किसी रियासत का शहजादा लग रहा है। कुरत ने आंखों ही आंखों में इसकी नज़र उतारी।
ठीक कह रही हैं कुरत, ऐसा लगता है अफजल भाई ने एक जजीरा फतह कर लिया और बाकी जोनाश एक खूबसूरत और हसीन कीमती जजीरा ही तो है। रूबी ने भी खुलकर तारीफ़ की। तुम दोनों भी बहुत प्यारी लग रही हो शरारती सी। तुम्हारा ये भाई अगर आज इस वक्त रियासत का शहजादा बना तो सिर्फ तुम्हारी कोशिशों की वजह से। इस दिन अगर तुम दोनों ने मेरी मदद ना की होती तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार जाता। अफजल ने मशकूर नज़रों से अपनी बहनों को देखा। रूबी को भी वो कुरत से कम नहीं समझता था। इसलिए तो कहते कि बहनों का रिश्ता होता ही बहुत खूबसूरत है। अजलान ने अंदर अफजल के रूम में कदम धरा था और इन दोनों बहनों के सर पर बरादराना शफकत से हाथ रखा। ठीक कहते हैं अजलान भाई, आप भाई तो बहनों का मान होते हैं, इनकी शौक खुशियों पर अपनी जान तक कुर्बान कर देने वाले। कुरत ने झिलमिलाती आंखों से दोनों को देखा। अच्छा अब तुम दोनों बाहर जाओ, देखो अगर काजी साहब तशरीफ़ ले आए तो इन्हें बताना कि टाइम भी बहुत हो गया, किसी से इंतज़ार और सब्र की घड़ियाँ काटी नहीं जा रही। अजलान ने अफजल की जानिब एक पुरशौक से जुमला उछाला जो अफजल अच्छी तरह समझ गया। वैसे तैयब ने तेरे बेडरूम को बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया। अजलान ने पूरे कमरे पर एक तायराना नज़र डाली। गुलाब के बुके और इनकी पत्तियों को हर सू बखेरा हुआ था, मगर आज इन फूलों की खूबसूरती और अहमियत इस फूल के आगे कुछ नहीं जो कुछ सी देर में मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी। शायराना लबो लहजे में कहते हुए अफजल जो नाश के पेचो कम में खो सा गया। चले हाँ चलो। कुछ घंटों में इसका निकाह हो गया था। मोहब्बत को मोहब्बत मिल गई, इसका इश्क सुरखरू हो गया, इसे जोनाश की शक्ल में शर्मिंदा ताबीर मिल गई। इसके दिल की मुराद पूरी होगी। जोनाश को वो जैसे पहले किसी कीमती अशिया की तरह दिल में संभाल के रखता था, अब भी वैसे ज़्यादा वो इसकी हिफाजत करेगा, इसकी हर खुशी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। स्टेज पर सुकड़ी सिमटी सी बैठी जोनाश की दिल की धड़कनों को बराबर में बैठा अफजल बखूबी सुन सकता था। इसकी ज़ीरो बम बिखरी हालत को बखूबी महसूस कर सकता था और क्यों ना वो इसके दिल सांस तक रसाई पाता। वो तो पूरी तरह अफजल के दिलो दिमाग में पूरे तम तलाक के साथ बराजमान है। इसकी रगे ज़राफ़त फटकी तो मज़ीद इसके करीब हो गया। इसका कसरती बाजू जोनाश के नाजुक शाने से टच हुआ। जोनाश अंदर तक कप कपा के रहेगी इस लम्स को महसूस करके। रुखसती का शोर मच गया। दुनिया दिखावे की खातिर सबसे बढ़कर अपनी औलाद की नज़र में मुकाम पाने के लिए उज़्मा ने हर रस्म में भरपूर शिरकत की थी। जोनाश के साथ होना चाहते हुए बर्ताव व सलूक व रवैया रखा कि आए हुए हम मेहमानों को लगा कि चांद सी दुल्हन आई है तो मकरूर तो होंगी। जोनाश को कुरत और मिश्रा अफजल के बेडरूम में ले आई थी। अभी इसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे कि शोर मच गया। अरे अफजल के हाथ पर कितना गहरा जख्म है। अफजल गिर गया। बाइक वाले ने अफजल को मार दिया। हर कोई अपनी अपनी बोलियां बोल रहा था। घर में चाय में गोइयाँ चल रही थी, मगर जोनाश इसके दिल की रफ्तार सांसों का थमना तो कुछ और ही कहानी सुना रहा था। कुरत तैयब ने अंदर झाँका। जल्दी आओ बाहर, तुम्हारे बेटे अरसल को। कुरत तैयब ने अंदर झाँका। जल्दी आओ बाहर, तुम्हारे बेटे अरसल को बचाने के चक्कर में अफजल भाई को जख्म आए। हाय मेरा बच्चा। कुरत तो दिल पर हाथ रख के बाहर भागी। मेरे बच्चे तुम ठीक तो हो ना? ज़्यादा तो नहीं लगी? काफ़ी देर बाद अफजल उज़्मा और असलान के हमरा अंदर दाखिल हुआ। उज़्मा ने इसको आराम से बेड पर लेटा दिया। आंटी थी परेशानी की बात नहीं, मैंने चेक कर लिया, मामूली सी खराश आई। अजलान ने तसल्ली बख्श जुमले के। मगर बेटा, अब उज़्मा ने कुछ कहने के लिए अजलान को कहा था कि नज़र दुल्हन बनी जोनाश पर पड़ी। ये सब इसी की वजह से हुआ। ये है ही मनहूस, सबको खा गई इसकी मनहूसियत। अब इसकी परछाई मेरे बेटे पर पड़ गई। नहीं छोड़ूंगी मैं इसको, जान से मार दूंगी। कहा भी था कि मत करो इस लड़की से शादी, और देखो माँ की बात ना मानने का नतीजा। मगर आज मैं किस्सा ख़त्म कर दूंगी। उज़्मा जा रहा अंदाज में आगे बढ़ी और इससे पहले कि अफजल या अजलान उज़्मा को पकड़ते हुए जोनाश तक पहुँच चुकी थी। तू ही है इस फितने की जड़, इस पूरी फसाद की जिम्मेदार। मैं तुझे मार के अपने घर और औलाद को महफूज करूँगी। लाख लान बड़ी को दुखिया ने सोच दिया माला का उज़्मा। इस उज़्मा ने तो बंदा ना डॉग्स दे के पा देवे। उस्मान ने अपने दोनों हाथ इसकी साफ शफाफ सराहीदार गर्दन पर रखे, इसकी गर्दन दबा दी। आंटी छोड़िए, क्या करिए? मिशेल ने पूरी कोशिश से नाश को उस्मा के चंगुल से छुड़ाया और अजलान और अफजल भी तेरी से उस्मा की तरफ सिमटा। इस दौरान कुरत भी अंदर चली है। उस्मा को अजलान और अफजल ने पकड़ा हुआ था। जोनाश के चेहरे पर मौत की दहशत थी। वो सब समझती थी कि क्या हुआ होगा। वो तेरी से जोनाश के पास है और इसके बेजान वजूद को छुआ जो ठंडा यख हो रहा था। जोनाश, कुरत ने धीरे से पुकारा। जोनाश ने बुरी तरह चौंक कर कुरत को देखने लगी। नहीं, शुगर फी लबों पर मामूली सी जंबिश हुई, आंखें वैसे से फटी हुई थी। कुरत अम्मी को ले जाओ। जी अफजल भाई। मिशेल और कुरत उस्मा को बाहर लेकर जाने लगी। मेरे बेटे से दूर रहना। वो पलटकर जोनाश को वार्न करना नहीं भूली। इनकी आंखों में इस वक्त इतनी आग दहकते शोलों की चिंगारी थी जैसे जोनाश भी खड़े खड़े जलकर खाकस्तर हो जाएगी। बेटा तेरा दूर रहन देगा उन्होंने। अजलान ने जोनाश पर हल्की सी नज़र डाली और अफजल को इशारे में बहुत कुछ समझा कर चला गया। इससे भी इस प्यारी और मासूम सी लड़की पर बहुत अफसोस हुआ। अफजल ने दरवाज़ा लॉक किया और पुरसुकून सा होकर बेड पर आ बैठा। खुद को रिलैक्स करने के बाद इसने सामने खड़ी जोनाश को देखा। कितने वादे वईद किए थे खुद से कि वो जोनाश की हिफाजत करेगा, इसको कीमती जान की तरह संभाल के रखेगा, मगर क्या हुआ? पहले कदम पर इसकी कांटों भरी चादर पर घसीट लिया। इधर आओ ना, इधर आओ जोनाश, नहायत धीरे से पुकारा। जोनाश ने चौंक कर देखा। इसके गिर्द उस्मा के जहरीले नोकीले लफ्ज़ों की बाज़कश थी। मेरे बेटे से दूर रहना। इसके कानों में पूरे ज़ोर शोर से जुमला इसके जिस्म के साथ साथ इसकी रूह को भी धेड़ रहा था। जोनाश नहीं। जोनाश ने इधर उधर नफ़ी में गर्दन लाई। इसके दिमाग में क्या चल रहा था सब आसानी इसके अंदर के तूफान को सुन सकता था। इससे पहले कि वो बिखर जाए इसे समेटना बहुत ज़रूरी था। जूनी,
इधर आओ मेरे पास। अफजल धीरे धीरे कालीन पर मजबूत कदम धरता इस तक पहुंचा था। जोनाश ने इसको अपने पास आते देखा तो दरवाजे से जा चिपकी। अफजल इन ब्राउन आंखों में सुर्खियों और खुशियों का एक जहान आबाद के इस तक पहुंचा और दीवार पर दाएं बाएं हाथ टकाकर खड़ा हो गया। बगौर इसको देखता बिना इससे कुछ कहे इसकी साफ शफाफ सुराहीदार गर्दन पर झुका था, जहाँ वो अपने वालिहाना प्यार की एक दास्तान रकम करता चला गया, जहाँ अपने यकीन पर यकीन की मोहर सबत करता चला गया। इसके चेहरे के हर नकूश को अपनी आंखों में कैद करके अपनी चाहत और मोहब्बत की कहानी सुनाता चला गया। ये जाने बगैर के मुकाबिल की जान किस कदर मुश्किल में आ गई। इसका दिल कितनी ज़ोर से धड़क रहा है, मगर अफजल को कब होश था, कब परवाह थी इसकी बेतरतीब धड़कनों की गैर होती हालत की। अफजल ने अपना चेहरा उठाकर इसका गुलाबी चेहरा देखा जो सुर्ख नारी हो रहा था। सरमई आंखें बंद थी, मगर इनकी लरसती पलकों की लर्जिश इसको अंदर का हाल ज़रूर बता रही थी। अफजल होने से मुस्कुरा दिया, झुककर इस नाजुक अंदाम पैकर को अपने कसरती बाजू में भरे वो चलता हुआ बेड तक आया और हायद एहतियात और आहिस्तगी से कांच की गुड़िया को बिस्तर पर लिटा दी कि अगर मामूली सी भी ठोकर लगी तो कहीं वो टूट के चकनाचूरी ना हो जाए। किस टाइप की खातून है, ज़रा भी एहसास नहीं। अगर अफजल भाई को चोट लगी भी थी तो इसमें जोनाश का क्या कसूर, और ज़ख्म भी कौन सा गहरा था, नहायत मामूली सा था। वो भी अपने भांजे को बचाने में लगा। ये नहीं देखा कि अगर अफजल भाई बर वक्त अपने भांजे को न बचाता तो इस वक्त अस्पताल में होता। मगर नहीं, हद है आजकल की माओ से। आज भी इस 21वीं सदी में जाहलाना फरसूदा ख्यालात रखने वाली खातून होती है। डिस्कस्टिंग। इसने ना खुद से मुँह खिड़की की जानिब फेर लिया। बहुत गुस्से में थी। अजलान ने नज़र फेर के मिशेल को देखा और मुस्कुरा के विंडो स्क्रीन पर नजर डाली। बेचारी जोनाश किस कदर सहम गई थी, डर और खौफ के मारे इसकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था अभी बेहोश हो जाएगी। मिशेल की आंखों में चिड़िया की तरह खौफसदा जोनाश का सरापा घूम गया। बहुत अफसोस हो रहा था, साथ हमदर्दी भी हो रही थी। तुम फिक्र मत करो, अफजल संभाल लेगा, बहुत समझदार और अक्लमंद बंदा है, बिल्कुल मेरी तरह। अजलान ने अफजल के तारीफ के साथ साथ अपनी भी बड़ाई पेश की। मिशेल ने चेहरे का रुख घुमाकर तब कर इसको देखा। जी, आपकी समझदारी और अक्लमंदी के तो गली गली डंके बजे हुए। तपता सुलगता जवाब फ़ौरन हाजिर था। तो फिर ठीक है, आज तुम मेरे अपार्टमेंट में चलो, तुम्हें फुर्सत से बताऊंगा कि मैं कितना समझदार और अक्लमंदी की बातें और हरकतें करता हूँ। इसने महसूस होते हुए कहा। व्हाट? मिशेल ज़ोर से चीखी थी। अजलान, खबरदार जो आपने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गश्ते से हालत उठा के वार्न किया। कसम से इस वक्त इतनी गजब की लग रही हो, बिल्कुल बीबी लग रही हो। इस तरह लड़ती झगड़ती। अजलान ने गश्ते शहारत पकड़कर अपने लबों से छू ली थी। मिशेल का तो जैसे पूरे जिस्म का खून सिमट कर चेहरे पर आ गया था। वो जज्बसी होती अपनी उंगली इसकी मुट्ठी से छुड़ा दी, पहलू बदल के बैठ गई। जुबान जो थी चल रही थी चारों से चा चिपकी। दिल की धड़धड़ ने इसको रीढ़ की हड्डी तक सनसना के रख दिया। अजलान की शरारतें बेबाकियाँ बढ़ती जा रही थी। गाड़ी पार्किंग लॉट में पहुंच चुकी थी। मिशेल ने अपनी जानिब का डोर खोला और नीचे उतरी। अजलान ने भी गाड़ी लॉक की और दोनों साथ साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचते हुए अजलान ने मिशेल की कलाई थाम ली। मिशेल ने नज़र उठाकर इसको देखा। चल रही हो मेरे अपार्टमेंट में? शौकिया सा मोए वो दिलकशी से पूछ रहा था। बहुत खूब, तो मेरे पीछे ये रंगरलियाँ मनाई जा रही, यानी फुल अयाशी। अचानक से तन से भरपूर नफरत तथा आवाज़ पर दोनों ही चौंक कर देखा। मिशेल ने थोड़ा चेहरा ऊपर की जानिब उठाया, जहाँ हानिया रेलिंग के सामने चीर फाड़ देने वाली नज़रों से दोनों को देख रही थी। मिशेल को तो ऐसा शिद्दत से महसूस हुआ जैसे इस इमारत की हर ईंट इसके ऊपर आ गिरी और वो इसमें धंसती जा रही हो, मगर शौक की कैफियत में अजलान कुछ ही पल रहा होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हानिया ने इन दोनों को एक साथ देख लिया, बल्कि इसने तो मिशेल का हाथ भी नहीं छोड़ा। मिशेल को भी जब एहसास हुआ कि इसने झटके से अपनी कलाई छुड़ा रखेगी, बाकी तो सीने चढ़ी, मगर आगे फ़ौरन हानिया हाइल होगी। कहाँ भागी जा रही हो? जो हरकतें मेरी पीठ पीछे की, ज़रा सामने भी तो करो, मैं भी तो देखूँ लुभाने की कितनी अदाएँ तुम्हारे अंदर। हानिया, अंदर चलो। अजलान हानिया के पास और इसका हाथ थाम कर अंदर जाने लगा। क्यों अंदर चलूँ? तुम्हारे इस बेगैरत के नज़ारे तो देख लूँ मैं। अगर अचानक ना आती तो जाने की खुली बेगैरती कैसे देखती तुम लोगों की। अंदर चलो और अपनी बकवास बंद करो। हानिया अजलान के हाथों से किसी बिन जल मछली की तरह फिसली जा रही थी। इसको काबू करना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर अजलान ज़बरदस्ती इसको अंदर घसीटता हुआ अंदर ले गया। मिशेल भी अपनी उथल पुथल धड़कनों को संभालती अपने अपार्टमेंट में आई। वो वहीं ड्राइंग रूम में बैठ गई। हानिया वगैरह चमक के तेदा बोली, दा बेचारी बड़ी सच्ची सवित्री तो दूधी तो लिया। अजलान और हानिया दोनों की चीखने की आवाज़ें आ रही थी। लड़ाई हद से ज़्यादा बढ़ गई। मिशेल को लगा कि इसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। इसने अपने मफाद अपने गर्ज की खातिर अजलान से निकाह किया था। ये भी नहीं सोचा कि जब हानिया को पता चलेगा तो कितना बड़ा तूफान आएगा, कितनी बड़ी क़यामत पर पहुंचेगी। इन दोनों का घर भी टूट सकता है अगर हानिया अजलान को छोड़कर चलेगी। अजलान ने जिस बात में आकर हानिया को छोड़ दी तो वो ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाएगी, उम्र भर खुद से नजर नहीं मिला सकेगी। एकदम से खामोशी होगी, आवाज़ें आना बंद होगी। शायद अजलान ने हानिया को संभाल लिया था। अचानक इसका दरवाज़ा किसी ने बहुत ही बदतमीजी से खोला। कोई आंधी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। मिशेल घबरा के खड़ी होगी। हानिया जरहाना अंदाज लिए अंदर दाखिल हुई थी। चंडाल आ गई। तू बेहया बगैरत बदकिरदार लड़की, जाने कब से मेरे शौहर पर डोरे डाल रही थी। बदचलन आवारा, तू खुद को समझती क्या? अपनी दादी को बहन बहाना बना बनाकर हर रोज़ अजलान को यहाँ बुला लेती, ये कुल खिला रही थी। मेरे हक पर डाका डालना था तुझे। तो लानती बगैरते, तू भी तो बाहर तक खानी है। हानिया पागल हो गई क्या? किस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करी हो? अजलान ने इसको एक बार फिर काबू किया।
इस जैसी लड़कियों के लिए तो यही लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए। जाने कहाँ से ये दादी पोती उठकर आ गई, बाजारी मूरत तवाइफ का अड्डा बना रखा है इस जगह को। नीच खानदान की नीच लड़की, जाने और कितने मर्द यहाँ आते होंगे। हानिया। अजलान की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। इसने 2-3 थप्पड़ जोर से हानिया के मुंह पर जड़ दे के इसके नाक और होंठों के पास से खून की लकीर नमूदार हो गई। शुक्र करो मेरा ज़र्फ यही तक था। हानिया अपने चेहरे पर हाथ रखे अजलान को कातलाने नज़रों से घूरी थी, जबकि मिशेल ने दोनों हाथ अपने होंठों पर रख लिए। हिरनी आंखें होंठ की तरह फटी की फटी रह गई। मिशेल मेरी मनकूह है, मैं जानता हूँ और वसूख से इसके बारे में इसके पाक किरदार होने की गवाही भी देता हूँ, मगर सद अफसोस तुम्हारे साथ तो मैंने एक टाइम गुजारा। मैं नहीं जानता कि तुम इस कदर नीच और गिरी भी निकलोगी। तुम्हें क्या लगा मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी? तुम इतने टाइम से गायब रही, कहाँ थी, किसके पास थी, किसके साथ तुम्हारे शब रोज़ गुजरे थे? मुझे सब इल्म है, तुम जिस रास्ते पर चल निकली वही तुम्हारी मंजिल है। अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझ पर इल्ज़ाम मत रखो अजलान। हानिया धाड़ी थी। तेरे दादा गांधे तू नाल रखे है अपन लाख लानत फिर तेरे ते वे तुम तमीन वगैरह से जब सारा कुछ पता सी तो फिर तो उन्हें तलाक नहीं दे रहे थे, छड़दा नहीं पिया। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, दफ़ा हो जाए यहाँ से। अजलान का गुस्सा 7वें आसमान से बातें कर रहा था। मिशेल ने आज तक इसको इतने गुस्से में नहीं देखा था। पुरशौक से अजलान का आज ही नया रूप देखा था। मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती। वो ठक ठक करती बाहर निकल गया। अजलान ने पलट कर देखा तो अब उसको लगा कि वो लम्हे भर के लिए चक्कर आ गया। पल भर के लिए इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मिशेल ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो इसे भी महसूस हुआ कि सांसें अब रुक जाएंगी। दादो, मगर दोनों को इन तक पहुंचने में देर हो चुकी थी। आज स्वयं था। अल्लाह, गल्ला सुन के दादी लोड़ गई। सभी लोग जानने वाले आके जा चुके थे। मिशेल और अजलान इस वक्त घर में बिल्कुल अकेले रह गए। चले जाएं आप भी। नहीं, यहाँ मुझे आपकी ज़रूरत, मैं अकेली रह सकती हूँ। वो ज़ारो कतार रो रही थी, तड़प तड़प कर रो रही थी। मिशेल पूरी तरह बिखर गई थी, टूट के रह गई थी, मगर अजलान किसी कीमत पर इसको अकेला नहीं छोड़ सकता था। क्यों रहोगी अकेली? तुम समझते हो कि तुम्हारे कहने से मैं चला जाऊँगा तो ये तुम्हारी भूल है। या तो तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में चलो या मैं यहीं तुम्हारे पास रहूँगा। ऐसा किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। मैं आपके साथ कतई ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती। नफ़रत होगी मुझे आपसे, शदीद नफ़रत। आज आपकी वजह से मेरी जान से प्यारी दादो मेरे साथ नहीं है। चलो देखो मिशेल, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में। इनकी ज़िंदगी इतनी थी, हम मदाखलत नहीं कर सकते इसके कामों में। पोट कर इसके पास है, मुझे बहलावा मत दे। इसके पास से खड़ी होगी। फ़ाइन, मैं फ़िलहाल तुमसे किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मगर तुम्हारी भलाई और बेहतरी इसी में कि तुम मेरे साथ चलो। बहुत अपनी मनमानी कर लिया, मुझे गुस्सा दिलाने के पर मजबूर मत करो। अजलान चिढ़ गया इसकी बहस व तकरार से। किसी तौर पर इसकी बात मानने को राज़ी नहीं हो रही थी। और एक बात यह कि हमारा रिश्ता तुम्हारी जिद की वजह से छुड़ा। मेरे लाख समझाने के बावजूद निकाह किया मुझसे। अजलान खड़ा होकर एक बार फिर इस तक आया। ठीक है, मेरी वजह से रिश्ता जुड़ा ना तो मैं ही आज तोड़ती हूँ। छोड़ दे मुझे, तलाक चाहिए मुझे। कितनी आसानी से इससे इतनी बड़ी बात कह रही थी। जस्ट शट अप। अजलान की बर्दाश्त जवाब देगी और इस बार तो इसने अपना ज़ब्त ही तोड़ दिया और एक सनातेरा थप्पड़ रसीद किया। मिशेल अपने रुखसार पर हाथ रखे डुबडुबाई नजरों से अजलान को देखने लगी। जिंदगी को मजाक समझ रखा तुमने? अजलान ने हाथ बढ़ाकर इसका नाजुक बाजू खींचा और बगौरी डुबडुबाई हिरनी आंखों में अपना झिलमिलाता अक्स देखने लगा। मिसेस मिशेल अजलान। अजलान ने इसको दोनों बाजू थाम कर नहायत आहिस्ती से खुद से करीब तक किया। हानिया के साथ इतना टाइम गुजारा मगर इसकी नेचर, इसका किरदार नहीं समझ सका। मगर तुम्हारे साथ कुछ पल गुजारने के बाद तुम्हारा मजाज, तुम्हारा किरदार, तुम्हारा दिल मेरे सामने खुली किताब की तरह। बाकिरदार बीवी शौहर नहीं बदला करती, वो सिर्फ इसी के लिए जीती है, इसी के लिए मरती है। इसकी ज़िंदगी ने हर सांस इसकी ज़िंदगी की हर सांस इसके शौहर के नाम से महकती है। इसका दिल अपने शौहर की हर आहट पर धड़कता है। अजलान ने इसके रुखसार पर आई लट को होले से छुआ था। चल कुड़ी मोम हुई नहीं। इसी वक्त अजलान का अस्पताल से फ़ोन आया। इसने फ़ोन ऑन किया। डॉक्टर अजलान, एक एमरजेंसी है, प्लीज़ आप आ सकते हैं? ओके, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ। फिर इसने फ़ोन ऑफ करके जेब में रख दिया। अगर मुझे अर्जेंट अस्पताल में ना जाना होता तो मज़ीद तुम्हारे साथ वक्त गुजारता, और जो कुछ अभी का इसके मायने कल सुबह तक तुम्हें समझ आ चुके होते। अजलान ने इसके जोड़े में कैद के अजर को खोला, जिससे मिशेल के रेशमी घने लच्छेदार गोल्डन बाल इधर उधर बिखर के रह गए। अजलान ने बहुत शौक से स्याह काले बादलों में छुपे अपने 14वीं के चाँद को देखा। अपने दिल की हकायत पर अमल करता हुआ इसके चेहरे पर झुकता एक प्यारी सी गुस्ताखी का गुनाहगार हुआ। मिशेल ने इस गुस्ताखाना लम्स को अपने अंदर तक उतरता महसूस किया। वो खुद तो चला गया मगर इसको अपने लम्स की खुशबू में बांध गया था। इसके ज़ुबानी जुमलों की बाज गश्त हया के मारे इसका दिल अजीब सी ताल आपने लगा। घनेरी पलकों की लर्ज़ी इसकी मौजूदगी महसूस करके दहकते रुखसार पर नई अनोखी की कहानी जन्म लेगी थी। अफजल ऑफिस से आए तो सामने कुरत और रुस्मा को खड़े देखा तो वहीं चला। खैरियत, कहीं जा रहे हैं आप लोग? आपका इंतजार करते हैं, अब जल्दी से रेडी हो जाए और बराबर में रूबी और के घर में जूनी को लेकर आ जाए। कुरत को बड़ी जल्दी थी कि जल्दी से बस पहुंच जाए। वो तो ठीक है मगर वजह तो बताओ, इतनी जल्दबाजी क्यों? आज हम रूबी की रस्म अदा करने जा रहे हैं तैयब के साथ। ये तो बहुत खुशी की बात है। अफजल दिल से खुश हुआ इस रिश्ते के लिए। हाँ, तो बस इसी खुशी को दोबारा करने के लिए जूनी को अपने साथ लेकर आ जाए। 1 मिनट यार। ओहो, क्या हो गया? चलो जी वापस आ जाओ। अमित जल्दी चले, मुझे रूबी से मिलना है। अरे 2 घड़ी बात तो करने दो मुझे। अफजल से
उस्मा ने कुरत को डपटा। अम्मी बाद में बात कर लीजिएगा, अभी बस चले। और फिर वो उस्मा का हाथ थामे आगे बढ़ गई। अफजल हौले से मुस्कुरा दिया। इसे पता था इन दोनों की दोस्ती किस कदर गहरी। कभी कभी तो लगता था जैसे सांसें भी एक दूसरे से पूछ कर लेती हूँ। अफजल ने मुस्कुराते हुए अपने बेडरूम में कदम रखा तो परफ्यूम कॉस्मेटिक्स की मिली जुली खुशबू ने इसके गिर्द हसार खींच दिया। इसने सामने नजर उठाकर देखा जहाँ का दावर आईने के सामने जोनाश खड़ी थी। वो नेकलेस पहन रही थी जिसका हुक नहीं लग रहा था। अफजल की शौकिया तो वैसे भी इसको देखकर अरूज पर होती थी, अब तो मामला ही कुछ और था। अब मुकम्मल तौर पर इसकी दस्तरस में थी। इन कुछ ही दिनों में इसने जोनाश को इतना प्यार, इतना यकीन, मोहब्बत दी थी कि इसकी हर सांस अफजल के नाम से महकती थी। वो हौले हौले से आगे बढ़ा और बिल्कुल इसके पीछे जा खड़ा हुआ। इसकी नाजुक मरमरी कमर के गिर्द अपना हसार खींचा। जोनाश इसकी मौजूदगी से बेखबर थी। इसकी जसारत पे वो हड़बड़ा के रह गई। इस हड़बड़ाहट पे नेकलेस भी हाथ से छूटकर अफजल की हथेली की पुष्ट पर अटक गया, जिसे उसने गिरने से बचा लिया था। लाओ मैं पहनाऊं। नहीं, मैं पहन लूंगी। अफजल की वालियाना मोहब्बत, शोखी शरारतों के इतने नज़ारे वो देख चुकी थी कि अगर दिल मगरूर हुआ तो असाब झंझना उठते। वो जितना इसकी वारफ्त के ऊपर बंद बांधने की कोशिश करती, अफजल मज़ाहमत और एहतजाज की हर दीवार गिरा देता। वो जोनाश से मोहब्बत करता, ये तो जोनाश को पता था, मगर पागलों और दीवानों की तरह चाहता है, इसका इदराक इन कुछ दिनों में हो गया था। तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती जाने अफजल। वो इसके सामने आकर नेकलेस इसके गले में पहनाकर वहीं पर अपनी दीवानगी की दास्तान तहरीर कर दी। इसकी दीवानगी और शरारतों पर जोनाश मानो में बौखला कर रह गई। इसने अपने दोनों हाथ इसके कसरती बाजू पर रखकर अपने से पीछे करना चाहा, मगर बेसुध वो कोई कहानी अधूरी नहीं छोड़ना चाहता था। अफजल ने चेहरा ऊपर उठाकर जोनाश की तरफ देखा। इसका चेहरा शर्म से कंधारी हो रहा था, जैसे अभी वहाँ से खून छलक पड़ेगा। अफजल ने दोनों हथेलियों के प्याले में इसका मासूम चेहरा भर लिया। जितना प्यार करता हूँ तुमसे लगता है ये भी कम है। तिश्नगी कम ही नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। वो झुका और इसकी पेशानी पर बूसा दिया। जोनाश ने बहुत दिक्कत से सुरमई नैन बात किए थे। वो अपनी किस्मत पर जितना रश करती कम था। कभी कभी वो खौफजदा हो जाती कि अगर इसकी खुशियों का नजर ना लग जाए, इसका ख्वाब टूटे कांच की शीशे की तरह बिखर न जाए। अफजल, इसने हौले से पुकारा था। बोलो जाने अफजल। सरगोशी नहायत धीमी थी। जोनाश लजा सी गई। बोलो ना, पता जब तुम लड़ती थी तब भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और अब तो तुम्हारी अदा ने मुझे तुम्हारा आशिक दीवाना बना दिया। आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे ना? वो इसका जवाब जानती थी, मगर दिल को तसल्ली फिर भी मशरूत थी। जिस दिन तुम मेरे प्यार में कमी देखो वो दिन मेरी सांसों का आखिरी दिन हो। अल्लाह ना करे, खुदारा ऐसे मत बोले। इसने फ़ौरन इसके नाबिगदाज लबों पर हाथ रखा था। अफजल इसके ऊपर और फरेफ्ता हो गया। वो अकेला इसका राही नहीं था। जोनाश भी इसके साथ ही जानिसार नज़रों को ताब में न लाते हुए इसने शर्म हया के मारे अपना सर इसके कसरती बाजुओं पर रख दिया और आसूदा होकर आंखें मूंद ली। मिशेल का सर दर्द से फटा जा रहा था। चाय तो वो इतने शौक से नहीं पीती थी, मगर इस वक्त चाय की शदीद तलब हो रही थी। वो किचन में चली गई, कैबिनेट से चाय की पत्ती और चीनी निकाल कर काउंटर पर रखी और फ्रिज की तरफ बढ़ी। ओह, दूध तो ख़त्म हो गया। वो झंझला के फ्रिज बंद कर दिया। नीचे स्टोर से ले आती हूँ, वैसे 2-3 चीज़ें और भी लेनी है। वो 3 दिन से नहायत सुकून में थी, क्योंकि ना तो असलान आ रहा था, ना ही इसका कोई फ़ोन या मैसेज। आखिरी मुलाकात में जो कुछ कहकर गया था, इसने इसका दिल हरासा कर दिया। वो मुतमिन थी कि वो कराची से बाहर गया होगा, वरना यहाँ होता तो ज़रूर इसके पास आता। मिशेल ने गहरी सांस लेती, अपना वॉलेट ले दरवाज़ा लॉक करके सीढ़ियाँ उतरने लगी। जब सामने नज़र उठी तो बुरी तरह धड़का था दिल। वो इसी गुमान में थी कि वो अब शायद इसको कभी नहीं देखेगी, मगर वो गलत थी। इसका दिल खुशफहमी की दुनिया में जी रहा था, क्योंकि वो हकीकत बने इसके सामने खड़ा था, और नतीजा ये निकला कि घबराहट में पाँव लड़खड़ा के वो 2-3 सीढ़ियों से फिसलती नीचे आ गिरी। इसका पाँव बुरी तरह मुड़ा था। आह! डर से इसकी चीख निकली। सामने से आते असलान का पूरा ध्यान इसी की तरफ था। वो तेज़ी से इसके पास है। मिशेल, तुम ठीक हो? वो बेकरार सा होकर इसके पास नीचे बैठ गया। इसका पाँव पकड़ने लगा तो मिशेल ने अपना पाँव हटा लिया। मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत ले मेरे लिए, इसने बेरुखी से कहा। रेलिंग पकड़ कर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। दर्द से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। हाथ पाँव कँपकँपाने लगे। असलान को गुस्सा तो बहुत आया, मगर कुछ कहा नहीं और खड़ा हो गया। हाँ तो काला आप ही उठला। तुम नहायत ही टेढ़ी खीर हो, मगर मेरी पसली भी इतनी टेढ़ी नहीं। वो इसकी परवाह किए बिना इसकी तरफ बढ़ा और अपने चौड़े आहनी बाजू में इसको किसी पुल की तरह भर लिया और ऊपर सीढ़ी चढ़ने लगा। मिशेल ने तो पहले इतनी सख्ती से आंखें मीच ली थी, मगर अब जब कुछ देर बाद आंखें खोली तो किसी नर्म मुलायम बिस्तर पर खुद को पाया। इसकी आंखों में जितनी हैरानगी होती कम थी। वो ना तो इसका बेडरूम था, ना ही इसका अपार्टमेंट। तो क्या असलान इसे अपने बेडरूम में ले आया था? नहीं, वो उठ के बैठी। मुझे अपने अपार्टमेंट में जाना है। चुप करके बैठी और दिखाओ पाँव मुझे। इसके एक बिना सुने बगैर वो इसका पाँव पकड़ के चेक करने लगा। ज़्यादा नहीं लगी, मैं हल्के से खींचूंगा, पाँव ठीक हो जाएगा। नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। और 1 सेकंड में असलान ने इसका पाँव हल्के से झटके से खींचा। हाय अल्लाह! मिशेल की तो जान ही निकल गई। आप किस कदर जालिम हैं, ज़रा भी परवाह नहीं। मिशेल की आंखों में नमी सी भर गई। असलान मजीद खिसक कर इसके करीब आ गए। तुम कैसे कह सकती हो मुझे तुम्हारी परवाह नहीं? लम्हा लम्हा तुम्हारी फिक्र। अगर पिछले कुछ दिनों से नहीं मिला तो इसका मतलब ये नहीं कि नज़र अनजान है, दिल बेखबर है। तुम मेरी सोचों में नहीं, मेरे दिल का भी हिस्सा हो। मेरी रूह की खुशी, मेरी सोचों का महवर, मेरी ख्वाबों की मलका। मेरा ख्याल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गिर्द गर्दिश करता है। हानिया के साथ बेशक 2 साल का अरसा गुजरा, मगर इसके लिए कभी दिल में वो एहसास नहीं जागे जो तुमसे
निकाह करने के बाद कुछ ही पल में जागे थे। मोहब्बत क्या होती है? तुमसे मिलकर जाना। असलान ने मिशेल के दोनों शाने थाम लिए। मैं खुद भी नहीं जानता मैं क्यों इतना तुम्हें चाहने लगा हूँ, तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हें हर वक्त सोचने लगा और चाहता हूँ कि तुम नज़रों से ओझल हो, दिल से दूर ना हो। मिशेल तो सिर्फ बकौली से सुन रही थी, इसकी रोमानी बातों पर जैसे खो सी गई। वो जो फसूं, वो मीठा रस जिसके कानों में घोल रहा था, वो इसको अपनी इस कायनात जहान की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वर करने लगी कर रही थी। मगर पल में किधर गया कोई चेहरा पूरे जलाल के साथ हावी हुआ, और वो चेहरा था हानिया का। हाँ, वही हानिया जो असलान की बीवी। इसने इस पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए थे। नहीं असलान, हानिया आपसे प्यार करती है और आपको चाहती है। मैं अपनी नज़रों में गिर चुकी हूँ। वो आपको छोड़ के चली गई तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। गलत। वो अगर मुझे छोड़ के गई है सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पाने की खातिर। तुम्हें क्या लगता है मुझसे मोहब्बत करती है? अगर मोहब्बत करती तो हम साथ क्यों नहीं? हानिया जैसी औरतें कभी किसी से प्यार नहीं करती। मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही काफ़ी है कि जिस राह पर वो चल निकली है वहाँ सिर्फ और सिर्फ आग के दहकते शोले जो इसकी रूह तक झुलसा देंगे। मिशेल हैरत भरी नज़रों से तकती रह गई। हानिया, कितनी नाशुक्र बेकदरी हो तुम। इतना चाहने और प्यार करने वाले की कदर नहीं तुम्हें। वो पुरसोचनी गाहों से इसका चेहरा देखने लगी थी। ऐसे क्या देख रही हो? यकीन नहीं आ रहा मेरी मोहब्बत पर। असलान ने इस तरह टोकने पर वो छहम कर रह गई और अपने रुखसारों पर आई लटों को पीछे अड़सने लगी। मिशेल पुकार नहायत धीमी थी। असलान ने इसकी थोड़ी को पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया, बगौर इन हिरनी आंखों में देखा। मैं इन हिरनी आंखों में सपने से जाना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में पूरे हकूक़ के साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी घनी स्याह जुल्फ़ों में अलीशान सा आशियाना बनाना चाहता हूँ। वो इसके जूड़े में लिपटे बालों को खोल चुका था, जिनमें अपना चेहरा छुपाए मिशेल का हाथ हमें किसी और ही जहाँ में ले गया था। इसकी बहकी बहकी खुमार से गंभीर आवाज़ ने मिशेल के दिल को सब कुछ भुला दिया। अपनी वजूद पर नहीं, अपनी रूह में भी इसके हवाले कर दी थी। वो इसकी चाह तो मोहब्बत के साथ जीना चाहती थी, खुली फिजाओं में सांस लेना चाहती थी, इसके संग अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। खिड़की से झांकते चौधरी के चांद ने मुस्कुराकर इनका मिलन देखा। सुबह के 10 बजे असलान की आंख खुली। वो भी नहीं खुलती अगर इसका फ़ोन ज़ोर ज़ोर से न चीख रहा होता। इसने साइड टेबल से फ़ोन उठाया, स्क्रीन पर चल कॉलिंग जगमगा रहा था। वो उठा बैकग्राउंड से टेक लगाकर बैठा, बजते फ़ोन को रिसीव किया। हाँ चल बोल। वहाँ से जो कुछ बोला गया वो होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। कब? कैसे? फ्रेश सी शक्ल, बेडरूम में इंटरव्यू, शुगर लबों पर शर्मगी मुस्कुराहट थी तो दिल मीठी मीठी सरगोशियाँ कर रहा था, मगर नज़र असलान पर पड़ी तो कुछ अनहोनी का एहसास जागा। तो फिक्र मत कर, ना ही परेशान हो, मैं बस 15 मिनट में पहुँचता हूँ। असलान ने फ़ोन ऑफ करके साइड टेबल पर रखा और तेजी से बेड से नीचे उतरा। वार्डरोब से अपना हैंगर किया हुआ ब्लैक जीन्स और बादामी टी शर्ट निकाल कर वॉशरूम में घुस गया। कुछ ही देर में मैं नहाकर बाहर आया था। असलान, सब खैरियत तो है ना? ओ सो सॉरी स्वीटी। असलान ने पलट कर मिशेल को देखा। इसकी मौजूदगी भला कैसे फरामोश कर गया? असल में अफजल की बीवी जोनाश को किसी ने जहर देने की कोशिश किया। वो अस्पताल में एडमिट है, मुझे फ़ौरन अस्पताल पहुंचना है। अफजल बहुत परेशान है। मिशेल की निगाहों में वही प्यारी सी दुल्हन बनी लड़की का सरापा घूम गया। असलान रुकिए, मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। 20 मिनट की ड्राइव से दोनों आगा अस्पताल में मौजूद थे। अफजल की नज़र सामने से आते असलान पर पड़ी तो तेज से इसके पास है। असलान यार देख, जोनाश को कुछ नहीं होना चाहिए। बेकरारी थी लबो लहजे में, ऐसा लग रहा था कोई कीमती बताए जहाँ इससे दूर हो जाती जा रही है। मैं आ गया उन्हें देखता हूँ। और वो फ़ौरन आईसीयू में गायब हो गया। घर के सब अफराद ही जमा थे। उस्मा अकेली एक कोने में खड़ी थी। अफजल चलता हुआ इंतकार रुका। ये तो जानता था कि आप जोनाश से नफरत करते हैं, मगर इतनी शदीद नफरत? अम्मी, कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि इसकी जान तक लेने के दर पे हो जाए? फिर तो आपका दावा, आपकी मोहब्बत अपने बेटे के लिए झूठी हुई ना? उस्मा ने शर्मिंदा नज़रों से देखा, जो पूरी तरह टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था। आप जानती है अच्छी तरह कि मैं जोनाश से कितनी हद तक की शदीद मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी सांसों से जुड़ी है, मेरे दिल में धड़कन बन के धड़कती है। मैं जिस्म हूँ तो वो रूह। फिर आपने क्यों ऐसा किया? क्यों इसको अजियत दी, तकलीफ दी? और इसको जो है सो है। आपने नहीं जानती कि आपने मुझे कितनी तकलीफ दी है। जोनाश को वो सफ़ेद चेहरा, खून की उल्टी करना पल भर मुझे मार रहा है, पल पल। अफजल भाई इधर आए। कुरत और तैयब को भी बहुत दुख था। वो भी जानते थे कि उस्मा नफरत तो करती, मगर इस हद तक इसको जहर ही दे देंगी। अफजल की मोहब्बत से भी बाखबर थे दोनों। उस्मा माँ थी, इनको कुछ तो नहीं कह सकते थे, मगर दिल में मलाल ज़रूर था। आंखों में शिकायत भी बहुत थी, और यही मलाल शिकायत उस्मा को शर्मिंदगी की खाइयों में फेंक रही थी। वो अपनी खुदगर्जी और मफाद में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि अपनी औलाद की खुशियाँ ही नहीं समझ सकी। छोड़ो, मुझे बात करने दो। देख नहीं रहे तुम? अफजल ने एक झटके से अपना बाजू तैयब से छुड़ाया। बल्कि तुम एक काम करो, एक कब्र मत खोदना, दो खोदना, एक मेरी और एक जोनाश की। अफजल ने तैयब का कंधा थामा। उस्मा का दिल तड़प गया और कुरत का भी दिल दहल गया। वो तेजी से रोते हुए अफजल के सीने से लगी। खुदा के लिए अफजल भाई ऐसी बात मत करे। क्या बकवास कर रहा है? पागल हो गया क्या? अजलान और मिशेल भी वहाँ आ गए। अजलान भाई, जुनी कैसी है? वो ठीक तो है ना? तैयब ने फ़ौरन से पेशतर पूछा था। अफजल की भी नज़रें इस पर टिकी हुई थी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, भाभी ठीक है। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से खून की बहुत कमी हो गई, मगर मिशेल और जुनाश का ब्लड ग्रुप भी एक ही है, तो अब वो ख़तरे से बाहर है। अजलान ने मिशेल को चाह से देखने के बाद इन लोगों को देखा। मैं मिलना चाहता हूँ जुनाश से। अजल ने बेकरारी और बेताबी से कहा, बिल्कुल मिल लो, बस थोड़ा वेट, मुझसे इंतज़ार नहीं होगा। तुम नहीं जानते मैं पल पल अजियत में हूँ, कर्ब से मर रहा हूँ मैं। वो मर्द था, रो तो नहीं सकता था, मगर दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे सब खबर है तेरे दिल की हालत। अजलान ने इसके कंधे पर तसल्ली बख्श हाथ रखा था।
अदल जाने लगा कि उस्मान ने इसका हाथ थाम लिया। अदल ने पलट कर देखा तो उस्मान ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। अपनी इस बदनसीब माँ को माफ़ नहीं करोगे? आंटी ये क्या कर रही हैं आप? आपको एहसास हो गया यही बहुत है, माएँ कोई बेटों के आगे हाथ थोड़ी जोड़ती हैं। अदल से पहले असलान ने कहा। डॉक्टर असलान, जोनाश को होश आ गया। नर्स ने आकर मुअद्दब से इतला दी। ओके, असलान ने जवाब दिया। थोड़ी देर में सब जोनाश के आसपास जमा थे। अदल अपना दिल संभाले जोनाश के चेहरे पर झुका हुआ था। कुछ ही घंटों में इसका फूलों को शर्माता गुलाबी चेहरा बिल्कुल लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ चुका था। आंखों के पपोटे सुर्ख हो गए थे। सितवा खड़ी नाक पर भी निशान पड़े हुए थे। अदल का दिल कट कर रह गया। इसकी सोच में बस एक ही सोच बार बार चीख रही थी कि अगर वो ऑफिस की ज़रूरी फाइल लेने घर वापस ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सोच के इसके चेहरे पर झुरझुरी सी आ गई। कैसी हो? जोनाश ने वो सुरमई निगाहें अदल के चेहरे पर टका दी जिसे मरते वक्त पल पल याद किया था। इन सुरमई आंखों में एक समंदर मौजूद था जिसे सामने पाकर सारे बंद तोड़ता चला गया। तकलीफ की वजह से इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वॉमिट की वजह से गले में बुरी तरह खराशी आ गई है, इसलिए कुछ दिनों तक बोलने में दिक्कत होगी। अदल को बताने के लिए असलान आगे बढ़ा। अदल ने इसकी हथेली पकड़ ली और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पुश्त को सहलाने लगा। उस्मान अपनी नफरत का बड़ी बेरहमी और सख्ती से गला घोंटा जोनाश की दूसरी साइड पर आके खड़ी होगी। इन्होंने अपनी हथेलियों में इसका मासूम चेहरा भर लिया और झुककर इसकी पेशानी पर शफकत भरा ममता भरा बूसा दिया। जोनाश ने वह नर्म शफकत से भरपूर बूसा इसने अंदर तक महसूस किया। रूद को जैसे ठंडक का एहसास हुआ। अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी की हर तकलीफ, सारे दुख ने सारे गम इस एक पल में भुला चुकी थी। आज इससे लगा कि इसकी माँ जिंदा हो गई। जोनाश ने उस्मा को देखा जहाँ वो हमेशा अपने लिए नफरत देखती थी, अब वहाँ इसके लिए शीरी मोहब्बत थी। उस पर मुस्कुरा के इसका सर से हिलाया। अजलान जी आंटी। अजलान को भी उस्मा के इस रवैये ने खुश किया था। मैं अपनी बेटी को कब तक घर ले जा सकती हूँ? आंटी आप चाहें तो अभी ले जा सकती हैं, क्योंकि जोनाश भाभी की जो केयर आप घर पर कर सकती है वो अस्पताल में कतई मुमकिन नहीं। अजलान ने मुस्कुराते हुए मिशेल को देखा। फिर ठीक है, मैं जब तक 2 रकत शुक्राना नफल अदा कर लूँ फिर अपनी बेटी को ले जाऊँगी। वो जोनाश को मलामत भरी नज़रों से देखने लगी और इसके बालों में बूसा लिया। जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे दुख जो मुझसे मिले अब दूर कर दूंगी। चलो तैयब तुम भी जल्दी से आओ, कुछ सदका खैरात देना। वो कहकर कमरे से निकलती चली गई। हुर्रे! तैयब और कुरत ने एक दूसरे को जीत की तालीम आई थी और हंसते हुए नाश्ते मिलने लगे। अब जल्दी से बिस्तर छोड़ दो ताकि घर में कोई पार्टी मनाए। कुरत ने जोनाश के गाल पर हल्के से थपकी दी। तैयब ने भी भाई का हक अदा किया और उसके सर पर हाथ फेरता कुरत के हमरा बाहर निकल गया। क्या ख्याल है, हमें भी नहीं चलना चाहिए? वैसे भी इतनी थकन होगी और मेरी थकन तुम्हें तो नहीं है। मिशेल के घूरने पर अजलान सर खुजा के रह गया। अच्छा अफजल, हमें भी इजाज़त दो। अजलान ने अफजल को देखा। हाँ यार, मैं तेरा बड़ा मशकूर हूँ, और मिशेल भाभी आपने मुझे सारी ज़िंदगी के लिए अपना मकरूज़ कर लिया। प्लीज़ अफजल भाई, ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करे। जोनाश भाभी वाकई बहुत प्यारी है, इनके मैं काम हूँ, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। मिशेल ने बेड पर लेटी जोनाश को देखा, क्योंकि जोनाश के बारे में अजलान ने से बताया था कि इसे इस प्यारी सी लड़की से बहुत हमदर्दी महसूस होती है। आ गया एंड पे पहुँच गया। 1 मिनट रुकिए। बस अब जल्दी से जोनाश भाभी ठीक होते हैं तो सबसे पहले डिनर मेरी तरफ से। मैं अपने हाथ से खाना बनाऊंगा। ये देखिए, मिशेल के कहने पर अजलान और अफजल ने देखा। इसने दोनों हाथ जोड़े थे। खुदा को मानिए और हमें अपने खानों से महफूज रखिए। जो नमूना आपने मेरे घर बनाया था वो सिर्फ आपने ही शौक से खाया था, बाकी मैंने बाहर कुत्ते बिल्लियों को डाल दिया था। व्हाट? मैंने कितनी मेहनत से बनाया था। अजलान के अपने पोलो की यूं बेकदरी अपने खाने की यूं बेकदरी पर आंखें खुली की खुली रह गई। आप और आपकी मेहनत। मिशेल तंज भरी नज़रों से देखते हुए जोनाश की तरफ घूमी। अच्छा जुनी भाभी, अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, हम आपके घर आएंगे। तुम घर चलो ना, तुमसे तो अपना बदला सूद समेत वसूल करता हूँ। नहायत धीमी मगर प्यार भरी धमकी दी थी। मिशेल ने मुस्कुराते हुए अपनी नाजुक सी मुट्ठी का मुक्का बनाकर इसके चौड़े शाने पर जड़ दिया। अफजल से अपने अजीज़ जान दोस्त और मिशेल को देखा। अब मुकम्मल हुई है इसकी ज़िंदगी। इसने दिल में बहुत सारी दुआएं दी थी और फिर जोनाश पर झुका था। इन सुरमई आंखों में झांका जहाँ अब लगा था कि ज़िंदगी मुस्कुरा रही है। पता है जान निकल गई थी मेरी। अगर तुम्हें कुछ होता था तो मैं भी जिंदा न रहता। जोनाश ने इसके गदास लबों पर अपनी हथेली रख दी, जो अफजल ने नहायत चाह से थाम कर इस पर अपनी लब रख दी। जोनाश ने कसम आकर चेहरा घुमाना चाहा, मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि अफजल ने इसका चेहरा थाम लिया था। बस मुझे देखते रहो, मैं महसूस करना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी मेरे पास बिल्कुल मेरे करीब है। जोनाश के लबों पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट खिली थी। इसके गुलाबी चेहरे पर लाली सी बिखरने लगी और ये दिलकश मंजर अफजल ने नहायत दिलकशी से देखा। जोनाश को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता हुआ उस पर झुकता चला गया था। जी तो गाइज़, यहाँ पे हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। नावल नेम इज़ जफ़ा का मौसम ख़त्म ही समझो। रिटन बाय कमरोश शाह का ये नावल है और इस नावल ने बहुत तंग किया। कल ख़त्म हो गया, डिलीट हो गया, और आज इसकी जो PDF ने ज़लालत की है तो वो तो कुछ पूछो ही नहीं, इतनी देर लगी इसको रिकॉर्ड करने में इसी वजह से। तहादील इंटरेस्टिंग स्टोरी, नाइस ब्यूटीफुल एंडिंग, थैंक यू। साइम वहीद वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। फैसल खान, नाइस नावल। नायाब NYB, यार ये तो बताया ही नहीं कि कल्ब ने किरण को डाइवोर्स दी कि नहीं, जल्दी बता दो। दे दी सी, जो पेपर साइन करके देती सी डाइवोर्स तो पेपर ही सी। बुशरा आज़म, बहुत 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 ही ज़बरदस्त नावल है, थैंक यू। मालिक सबा, वालेकुम अस्सलाम। लास्ट पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बड़ा मज़ा आया सुन के। आहो, कल्ब का बिहेवियर तो चेंज हो गया था शिजरा के साथ, वो तो होना ही सी।
एंड ते हाँ उन्हें तो लुडियाँ पाने का दिल करता सी, उसने खुश ही रहना था। हाँ चाहती तो थी मिस करे, लेकिन उन्हें भी जो किया सी तो केड़ा दस दिता। बस वो उसको खुश ही नहीं करना चाहता था, इस वजह से कॉल्स पे उसने वो बोला था, मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात की थी। तो उन्हें केड़ा सच दस दिता सी कि मैं भी तेरी याद ही करती सी ते तेने फ़ोन किया। हाँ कल जब शिजरा को गोली लगी थी, कल साहब ने तो पागल तो होना ही सी, तो फिर उन्हें पता लगा कि मैं चाहना की हाँ। बाकी जब उसने शिजरा ने बातें सुनी थी कल के अब्बा दी अम्मा की, तो तब शिजरा का दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया था, उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि मैं की कर रही हूँ। हाँ बस वो अपनी जहानत का इस्तेमाल करके सारा कुछ छोड़ छड़ा के चली गई थी। फिर उन्हें भी चंगा किया सी, उन्हें सही सज़ा मिली सी। हाँ अस्मारा ने होना ही था परेशान, लेकिन चलो किसी चीज़ में तो शहरयार ने अच्छा सबूत दिया। ओवरऑल नावल बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरा वन ऑफ मोस्ट फेवरेट नावल, लेकिन इस पर रिस्पांस बहुत कम था। हाँ जी रिस्पांस तो बहुत 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 ज़्यादा कम था। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। क्रेज़ी कज़न्स क्रू, माशाल्लाह आपके हौसले को सलाम डियर, मैं बहुत शौक से सुनती हूँ आपके सारे नावल। अच्छा मैंने आपको आमीन पता नहीं क्यों बोल दिया, किस बात पे बोलती है, मेरे ज़हन पता नहीं किधर था। थैंक यू, मैं सेट करती हूँ कमेंट वो वाला। खतीजा नजीब हैदर, वेरी नाइस नावल। एंड यार मदर्स तो ऐसी होती हैं, हमेशा अपनी औलाद को नसीहतें करती रहती हैं। मेरी मॉम तो सेम अस्मारा की मॉम की तरह, बट ये ज़्यादा नसीहतें करती हैं हर वक्त, ऐसा करो ऐसा नहीं करो। बट यार ये सही है कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मदर्स को अपनी औलाद की शादीशुदा ज़िंदगी में नहीं, मगर अच्छे नसीहतें करना है तो गलत नहीं है। अगर अस्मारा अपनी माँ की बात ना मानकर अपनी अना को मसला बना लेती तो ख़ुद उसके लिए मसला होता, खुद वो खफा रहते। अब देखो वो खुशी खुशी रह रहे हैं, बट अस्मारा की मॉम के लिए लॉजिक मुझे समझ नहीं आई कि कल बेचारे को खफा करके उससे प्यार से बात ना करके वो कहती है कि मैं उसके साथ गलत ना करूं। ये क्या बात हुई? बस और दिमागी तवाज़ुन नहीं सही सी, दिमाग नहीं काम करता सी, तो फिर इधर ये गलत उन्हें करनी है सी। हाँ बाकी आपकी बात ठीक है, नसीहतें करना समझाना और बात होता है, लेकिन जो इंटरफेरेंस होती है ना वो लाइफ बर्बाद करती है अगले बंदे की। एनी हाउ थैंक्स नावल, अच्छा और लॉन्ग था, वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वन। वेलकम, नेक्स्ट स्टार्ट हो गया, वो भी तुहानू पूरा ही देवांगी। खुश रहें आबाद रहे, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ जी। ज़ैनब सज्जाद, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। ये मैं मोस्ट ब्यूटीफुल नावल था, थैंक्स यार, वेलकम। मुबशरा काशिफ, वेरी नाइस। सायरा रियाज, अच्छा नावल था, मगर आपके चटपटे कमेंट्स इसको मज़ीद खूबसूरत बना देते हैं। इंशाल्लाह सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे। लोग पता नहीं क्यों कंजूसी करते हैं, अल्लाह जाने, पता नहीं उन्हें पैसे लगते सब्सक्राइब करने लगे, करते ही नहीं है। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। तो 5 भी पूरे करा दो। आदिल आदिल, ये बहुत खूबसूरत कहानी थी, थैंक यू। नज़र तहरीन, नाइस स्टोरी, कुछ कैरेक्टर्स मुझे जहर लगे, मैनू आप बड़े जहर लगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सॉरी अब्दुल्ला एम, बहुत बहुत ज़बरदस्त नावल था, थैंक यू। तैयबा इफ्तिखार, सिस्टर यू टॉकिंग वेरी फ़नी, अच्छा जी। तमीर खान, वालेकुम अस्सलाम डियर अपी, नावल की एंडिंग बहुत ही अच्छी थी यार, कल से बिल्कुल बिल्कुल सुधर गया, वो शिजरा को बनाने लगा था। हाँ सुधरना तो उन्हें सी ही, शिजरा ने मेहनत घट की थी सिर बदलने वास्ते, छड़ तो आया सी, लेकिन वो बड़ी हरकत तो नहीं बाज आया। बस वो भी तो कह के आई थी मैं रहूँगी, तो वो भी तो कहना सी मैं तेरे मिस नहीं करांगा, तो फिर स्यापे ते पैने सी। उस बाद गोली लगी थी फिर, तो फिर कलम नू बस वेखण वाला ही सी फिर। हाँ होगी थी वो ठीक, एंडिंग बहुत मज़े की थी। ओवरऑल नावल इज़ टू गुड, मेरा फेवरेट कलब कल्बर्ट शिजरा था, अच्छा जी। आम आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़ जी। तो गाइस यहाँ पे कमेंट सेशन भी अपने अख्ताम को पहुँचा। अब भी नावल को खुल के ज़ार कीजिएगा कि इतना नावल लग गया, तो मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं इसको वीडियो को भी कंपाइल होने में भी टाइम लगना है, कंपाइल करके तो फिर आप तक पहुँचाती हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत